नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति का अध्यक्ष। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विश्व हिंदी अकादमी अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम करती है और जो महान हस्तियां हैं भारत या दुनिया भर की साहित्य की, संगीत जगत की, और जो हमें प्रेरणा देते हैं, उन महान हस्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर भी हम कार्यक्रम करते हैं। आज जैसा कि कई वर्षों से भी हम लगातार कर रहे हैं, आज जो 31 जुलाई है, महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की आज पुण्यतिथि है और कालजयी साहित्यकार जिनको कथा सम्राट कहा जाता है, प्रेमचंद जी की जयंती है, 145वीं जयंती है। तो आज हम उन्हीं के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक संगोष्ठी कर रहे हैं। प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं जिन्हें लोग प्राइमरी से पढ़ना शुरू करते हैं और बड़े होने तक साथ रहते हैं, मतलब पढ़ते ही रहते हैं उनको। बच्चों से लेके बूढ़े तक भी उनको पढ़ते हैं, याद करते हैं और उनके पाठक भी हैं। प्रेमचंद को इस दुनिया से गए लगभग 9 दशक हो गए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में बिल्कुल कमी नहीं आई है। आज भी वो उतने ही लोकप्रिय हो। तो आखिर प्रेमचंद ने ऐसी कौन कौन सी रचनाएं दी हैं समाज को, देश को, कि उनकी प्रासंगिकता आज भी जीवित है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्हें याद किया जा रहा है। उनकी जगह जगह गोष्ठियां हैं, कॉलेजों में संस्थाएं कर रही हैं। तो सुबह से ये कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। तो अब हम भी कार्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने डाला भी था फेसबुक पर कि प्रेमचंद जी जैसे उनकी कहानियां, उपन्यास, नाटक, बाल साहित्य, कई पुस्तकें आई हैं, पत्रकारिता की उन्होंने। तो कोई भी अपने विचार 5 मिनट में रख सकता है, वो हमने कहा था। तो आज हम उस चीज को भी करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं, सूरज उज्जैनी गीतकार हैं और करीब इनकी 100 एल्बम टी सीरीज से आ चुके हैं। और एक गाना था, व्हाट इज मोबाइल नंबर, करूं क्या डायल नंबर। इस तरह से सूरज उज्जैनी आइए, स्वागत है। समय सीमा 5 मिनट, 5-7 मिनट भी हो सकते हैं। ठीक है, बैठिए बैठिए। आप ज्वाइंट कलेक्टर भी रहे हैं उज्जैन में। ना आए चैन जो रोए ने। चालू में जल्दी करिए। ना आए चैन जो रोए ने, दुख भरे हो दिनों रेन। तो चलो उज्जैन, चलो उज्जैन, चलो उज्जैन, चलो उज्जैन। मृत्युंजय महाकाल के चरणों में मिलेगा मन को चैन, मिटेगी मन की भ्रांति, मिलेगी मन को शांति। भस्म रमैया भोलेनाथ के चरणों में मिलेगा मन को चैन। जीवन की छुक छुक गाड़ी बन जाएगी बुलेट ट्रेन, जीवन की छुक छुक गाड़ी बन जाएगी बुलेट ट्रेन। चलो उज्जैन, चलो उज्जैन, चलो उज्जैन, चलो उज्जैन। मैं सूरज नागर उज्जैनी, आशुतोष की फिल्म गीतकार, महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ और आप सबके लिए महाकाल के शब्द पुष्प और महाकाल का प्रसाद लाया हूँ। विश्व हिंदी अकादमी के तत्वावधान में आज मुंशी प्रेमचंद जी का 145वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में विश्व हिंदी अकादमी के अध्यक्ष और कार्यक्रम के संयोजक केशव राय जी और आप सब साहित्यकारों, कलाकारों, विद्वानों, कवियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप सबके मस्तक पर महाकाल का चंदन है। इस अवसर पर आज ही रचित प्रेमचंद जी की एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके कलम कलम के हर अक्षर अक्षर से, जिसके वाक्य के हर शब्द शब्द से, जिसकी कलम कलम के हर अक्षर अक्षर से, जिसके वाक्य के हर शब्द शब्द से मग्न हो जाता है, निमग्न हो जाता है, हर पाठक हो जाता है मंत्रमुग्ध। ऐसे कालजयी रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कहूँ तो क्या कहूँ, कुछ कहने का सामर्थ्य नहीं है मुझ में। मेरी कलम है 2 हस्तक और 1 मस्तक से नतमस्तक और वाणी है निशब्द।
परिमार्जित, परिष्कृत, परितृप्त, परिपूर्ण, पुलकित, प्रमोदित, प्रफुल्लित कलम के धनी थे प्रेमचंद। बेटा भारत माँ का भारत रत्न, बेटा भारत माँ का भारत रत्न प्रेमचंद। विश्व पटल पर साहित्य का ऐसा झिलमिल तारा था प्रेमचंद। सबका प्यारा प्रेमचंद, हरकारा न्यारा प्रेमचंद, बेटा भारत माँ का भारत रत्न प्रेमचंद। साहित्य जगत के चिदाकाश में पूनम का चंद प्रेमचंद। भारत के इतिहास में अनुपम लेखक प्रेमचंद। माटी की गंध प्रेमचंद, आनंद कंद प्रेमचंद, निर्बंध प्रेमचंद, निर्लिप्त प्रेमचंद, बेटा भारत माँ का भारत रत्न प्रेमचंद। जिसके हर एक छंद छंद में, जिसके हर एक बंद बंद में भारत की सुगंध है, मानवीय मूल्यों का निबंध है। ऐसे कालजयी रचनाकार की रचनाएं हर काल में बुलंद है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, साहित्यकार प्रेमचंद, बेटा भारत माता का भारत रत्न प्रेमचंद, भारत रत्न प्रेमचंद। आज हमने सुबह जब डिजिटल मीडिया पर पोस्ट किया तो हमने भी एक ये बात रखी थी कि उन्हें भारत रत्न मिल जाना चाहिए। महेंद्र कपूर साहब बताओ, मोहम्मद रफी साहब को मिलना चाहिए, अभी तक हो जाना था कायदे से, लेकिन अब जूरी वाले हैं, देखते हैं। तो ये बात, उसके बाद मैंने फेसबुक पर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी कि उन्होंने भी ये मांग की कि इनको भारत रत्न दोनों को मिलना चाहिए। जैसा कि प्रेमचंद है कथा के तुलसीदास। अब वो क्यों कहा पत्रकारों ने अपने अपने लेख में कि तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी जन जन की भाषा में, तो उस समय संस्कृत का बोलबाला था, लेकिन अपनी भाषा में ली, इसलिए जन जन में और आ गई रामायण। इसी प्रकार से प्रेमचंद के समय उर्दू का बोलबाला था, लेकिन ये हिंदी में आए। पहले उर्दू में लिखते ही थे, बाद में हिंदी में आए। तो इस तरह से कुछ पत्रकारों ने उनको लिखा है कि प्रेमचंद ने कथा के तुलसीदास, और जो अपने उपन्यासों में, कहानी में कई तरह के किरदार हैं। एक पत्रकार ने तो इतनी अच्छी बात लिखी कि कहीं नहीं मिलती पात्रों की इतनी वैरायटी, मतलब 400-500 किरदार उनकी कहानियों में और उपन्यासों में, इस तरह की बातें। तो अब मैं आप कविता आइए, आप सुनिए। कवियों के साथ पक्षपात है, नाम तो बता दे। ये माइक नहीं काम कर रहा, उसको बुला लो माइक से ये माइक नजदीक लीजिए। कंडेंसर में, कंडेंसर है, डायनामिक माइक है। हाँ, दूसरे वॉइस देकर। मेरा नाम कृष्णा सोलंकी है और आज की जो कविता है उसका शीर्षक है कि मैं आप कहना भूल गया। अक्सर होता है कि हम जब रिस्पेक्ट की बात करते हैं कि हम फीमेल्स को रिस्पेक्ट करें, तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, जिसमें ये कविता एक है कि हम तू तड़ाक से भी बात कर लेते हैं कि चलो दोस्त है, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ये कविता उसके ऊपर है और ये कुछ इस तरह से है कि मैं आप कहना भूल गया हूँ। क्या हुआ अगर मैंने तू कहा, क्या ही बिगड़ जाएगा। दोस्त है वो मेरी, उसका क्या चला जाएगा। इतना अच्छा रिश्ता है, समझता हूं उसको, आप नहीं कहने से क्या ही खत्म हो जाएगा। कई सालों से साथ हैं हम, बातों में उस्ताद हैं हम, कितनी चीजें शेयर करते हैं, बात बात पे लड़ते हैं। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे तू नहीं आप कहना है, तो दुनिया को क्यों है दिक्कत कि मुझे उसे आप ही कहना है। अभी सिक्के का दूसरा पहलू समझते हैं, वो मुझे कहे ना कहे, पर सिर्फ आप कहने से मेरे लिए उसके दिल में इज्जत और भी बढ़ जाती है। हो जाए हमारी कितनी भी लड़ाई, पर एक आप से वो शांत हो जाती है। मैं उसे तू कहकर हंसा तो सकता हूँ, पर कभी उसे आप कह के मैंने समझाया नहीं। उसके ऊपर गुस्सा तो बहुत किया, पर कभी बैठ के आप कह के मैंने मनाया नहीं। पता है मैं यही समझता था कि
इस आप और तू में कोई फर्क नहीं है। फर्क तो तब होता जब इस पतली सी डोर को कोई समझता। एक तू से जो लड़ाई शुरू होती है वो सिर्फ आप पे जाके ख़त्म हो सकती है। ये नाप तोल की बात नहीं, आज इंसान इंसान के साथ नहीं, बस तू से आपकी जंग है, इसमें जीत हार की कोई बात नहीं। शुक्रिया। लेखक और निर्देशक सुनील तिवारी जी, आपकी फिल्म और सीरियल आए हैं, बड़े बड़े सीरियल देवता, फिल्म आपकी 2 अक्टूबर और अधिकारी ब्रदर्स के सीरियल आए हैं। मैं आपके लिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप में सम्मान है और तू में अपनापन है। तू तो तुम में सम्मिलित है, आप में भी तू सम्मिलित है, तो तू से बड़ा कोई अपना है ही नहीं। केशव जी ने बताया कि आज प्रेमचंद जी का वो महान दिन है और बहुत लंबी यात्राएं रही है, करीब 450 के करीब उनके उपन्यास और कहानियां हैं उनके। और मुझे लगता है समाज को जोड़ने वाले वो फेविकोल नहीं, फेविक्विक थे। उनकी जो यथार्थवाद को जोड़ करके समाज के हर स्वरूप को वो लेके चलते थे। जैसा इन्होंने बोला, स्कूल से लेकर के आगे तक, स्कूल से लेकर पीएचडी तक जो यथार्थवाद और जो फेविक्विक उन्होंने समाज को जोड़ने का अपनाया, वो कमाल था। फिल्म लाइन में भी उन्होंने 9 प्रोजेक्ट के करीब प्रयास किए। 1934 में वो आए थे मई में, तब उन्होंने मजदूर फिल्म की कहानी उन्होंने लिखी थी। मोहन भवनानी जी उसके डायरेक्टर थे। इट वाज पीरियड ऑफ 1934 और उस समय उन्होंने मजदूरों की समस्याओं पे लिख दी थी कहानी, लेकिन वो बाद में बैन कर दी गई क्योंकि यहाँ के नील मालिकों ने उस आवाज को दबा दिया। तो उनकी आवाज फिल्मों में उठ इसलिए नहीं सकी कि फिल्म प्रस्तुतिकरण का माध्यम है और वो समाजीकरण लेके चले थे, वो समाज को जोड़ के चले थे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ साहब कि आज वो होते तो उनके मन से यही निकलता कि ये जिंदगी में तेरा बचा हुआ हिस्सा था। ये जिंदगी क्या में तेरा बचा हुआ हिस्सा था या मैं तेरा सिर्फ एक बचा हुआ किस्सा था। बस गली गली में हमें जयचंद मिल जाते हैं पृथ्वीराज के, लेकिन दशकों तक प्रेमचंद दोबारा नहीं मिले। वो जरूर मिले भारत में भी। जय। प्रेमचंद ने विश्व साहित्य पढ़ा, लेकिन उन्होंने लेखन में उसका उपयोग नहीं किया। उन्होंने भारत की समस्याएं, भारत में जो स्थिति है उसी को लिखा। वो कल्पना के आधार पर नहीं लिखते थे, वो यथार्थवाद, जैसा कि सर ने कहा, वही बात थी प्रेमचंद जी में। अब मुंबई भी आए वो, यहाँ पर कितने दिन रहे, कितने साल रहे, इसका कोई किसी को भी जानकारी शायद नहीं है। और अगर हम इसको हर पुस्तक में भी देखें तो कोई कहता है 6 फिल्में लिखी, कोई कहता है 10 फिल्में लिखी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें देखते हैं तो कोई 6 फिल्में बताता है, फिर गूगल बताता है 10 फिल्में। तो इस तरह से अलग अलग। और कुछ पुस्तकों में तो प्रेमचंद जी के बारे में लिखा कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक तरह से वेश्यावृत्ति कहा था कि यहाँ पर अपना लिखा हुआ अपने विचार मानते नहीं है निर्देशक और अपनी अपनी चलाते हैं और फिल्म निर्माता को तो सिर्फ पैसा चाहिए, कैसे भी पैसा है। लेकिन इनकी अपनी मजबूरी है, ये इंटरटेनमेंट का माध्यम है फिल्म, तो सारी चीजें चलती हैं जब भी फिल्में बनती हैं। तो उस तरह से फिर भी उन्होंने करीब शायद 10 फिल्में लिखी हैं, 10 के उपन्यास और कहानियों पर 10 फिल्में आई, ऐसा कुछ है। तो आनंद जोशी आई गीतकार।
सभी आज की सभा में शामिल लोगों को नमन। और आज की खुशगवार शाम हम लोग प्रेमचंद जी को याद कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है, क्योंकि ऐसा यथार्थवादी कहानीकार बहुत ही बिरला है। और उनकी महानता का स्मरण आज इसलिए होता है क्योंकि उनकी सारी कहानियों के कथ्य और पात्र आज भी अमर हैं। और आज की समस्याओं से जोड़कर भी देखा जाए तो वो सारी समस्याएं, दुनिया की समस्याएं, गरीबी की समस्याएं, जात पात की समस्याएं, सामाजिक विडंबनाएं, भ्रष्टाचार, सारे मुद्दे जस के तस हैं। उनका पैकेजिंग बदल गया है समय के साथ, उनके टाइटल बदल गए हैं, लेकिन सब जस का तस है। तो इसलिए ये महान साहित्यकार की पहली पहचान होती है कि उनकी कृतियों में जो है अपने समय का लक्ष्य तो होता ही है, लेकिन वो ऐसे चिरंतन विषयों को लेकर लिखते हैं कि वो प्रतिध्वनित होते हैं हर काल में। तो ये जो है इस बात को एक सामाजिक सरोकार से लेकर लिखने की जो परंपरा प्रेमचंद जी की थी, और उनके बाद के परावर्ती अमृतलाल नागर और बड़े बड़े हिंदी साहित्यकारों ने वो जो परंपरा कायम की थी, वो मेरे ख्याल से कहीं खो रही है। पेपरबैक संस्कृति, लुगदी संस्कृति और हिंदी साहित्य के साथ बड़ी चमक दमक, और बड़े लोग इंग्लिश में नॉवेल लिख रहे हैं लेकिन मुद्दे खो रहे हैं, और नए नए बिम्ब ला रहे हैं, और एडवांस बुकिंग हो रही है, बेस्ट सेलर बन रहे हैं, लेकिन किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर ईमानदारी से कोई कहानी पढ़ने को बड़ी मुश्किल से मिलती है। और कहानी के बहुत सारे आंदोलन हुए, नई कहानी और समांतर कहानी और यथार्थवादी कहानी, लेकिन आज उत्तराधुनिक कहानी अपना चेहरा खो रही है। और चाहिए कि प्रेमचंद जी को याद करके नव यथार्थवादी कहानियों का सिलसिला हिंदी साहित्य में युवाओं को शुरू करना चाहिए, जिससे प्रेमचंद जी को सबसे समुचित श्रद्धांजलि होगी। और यही बात जो है मैं सभी रचनाकारों से, कवियों से, क्योंकि सामाजिक सरोकारों के से जोड़कर खुद को जन जन की समस्याओं से, सर्वहारा की समस्याओं से जोड़कर, और बिना अपना संतुलन खोए हुए किसी भी राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित न होकर विशुद्ध साहित्य अगर लिखा जाए तो वह कालजयी होता है। यह प्रेमचंद जी की हमारे लिए अमोल धरोहर है, और ये अनमोल धरोहर हमें अपने मन में एक संकल्प की तरह, एक प्रेरणा की तरह लेकर चलना चाहिए, जो हमें हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी आने वाले समय में। जब सब कुछ खो रहा है, सब कुछ धुंधला पड़ रहा है, जब शब्द अपनी गरिमा खो रहे हैं, जब गालियां बड़ी मुखरित हो रही हैं, जब अश्लीलता हदें पार कर रही है, और जब कथ्य, कहानी ही नहीं, सिनेमा और कविता सबसे खो रहा है, तब मनुष्य जब अपना बोझ ढो रहा है तो उसे प्रेमचंद जी को याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। लेखिका व फिल्म निर्मात्री स्वानात्मिका मिश्रा। एक्चुअली मैं मन में यही सोच रही थी जब सर ने बोला कि प्रेमचंद जी के बारे में बोलना है। आप प्रेमचंद जी के बारे में कैसे बोल सकते हैं जब उस काल में ना तो आप जीवित थे, ना आप मरे थे, ना उनके साथ में थे। आपने सिर्फ पेपर्स में पढ़ा है उन किरदारों के बारे में, अपने नानी नाना, दादा दादी, माँ बाप, या अपने किरदारों में उनको पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है, और फिर आज लिटरली 100 years लेटर हम उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये नाम पे तवज्जो दीजिए कि उनका नाम क्या है। प्रेमचंद, यानी कि जो प्रेम से लिखा है, जो बिल्कुल एक प्योर आत्मा ने जिसने लिखा है, वहां की जो विशुद्धियां थी उस जमाने की, उसके ऊपर उन्हें जो लिखा है, आज वो चंद्रमा की तरह हमारे जीवन को आलोकित कर रहा है, और हमको एक प्रेरणा भी दे रहा है कि क्या हमारी कलम सही लिख रही है, क्या हमारी कलम में वो इतनी ताकत है कि वो जो लिख पाए, क्या हम लिख पा रहे हैं। आज तो हमारे पास ज्यादा आजादी है, उनके पास तो 100 साल पहले आजादी भी नहीं थी लिखने की,
उस चीज को बाहर लाने के लिए अगर वो कलम से कुछ लिखते थे तो कागज तुरंत फाड़ दिया जाता था। तो आप ये समझिए कि उस जीवन में अगर एक आदमी कुछ लिख पाता है तो क्या आज हम हमारे पास इतनी आजादी होने के बावजूद हम ये लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको इस बात पे तवज्जो देना चाह रही थी। फिर मैंने उनके ऊपर ध्यान दिया कि वो किस तरह का लिखते थे और क्यों लिखते थे। तो उन्होंने जैसे सर ने कहा कि वो जो फॉरेन राइटर्स थे उनका वो ट्रांसलेशन करते थे, तो उसमें टॉल्स्टॉय रशियन राइटर का वो लिखते थे, बेल्जियन राइटर मॉरिस का उन्होंने अनुवाद किया है, नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस एंड जॉर्ज एलियट का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। तो उनके कुछ काम को नेहरू जी ने भी इंदिरा जी का जो पिता पुत्र का जो लेटर था उनका भी हिंदी में अनुवाद किया। तो उन्होंने सिर्फ इसलिए इन चुनिंदा जो राइटर्स हैं और उनके कुछ चुनिंदा आर्टिकल्स, प्लेज या जो उनकी स्टोरीज है सिर्फ उन्हीं का अनुवाद किया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो जो किरदार उस स्टोरीज में थे, कहानियों में थे, वो उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करते थे और झुंझला देते थे। क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था तो उनको लगा था कि ये ऐसा वहां उस किरदार में ऐसा है। तो मैं ये सोचती थी कि प्रेमचंद जी जो आपने कहा कि वो जो हमारे समाज में आपस चाहे वो मजदूर के लेवल से जो ऊपर के लेवल तक जो हो रहा है, उनका एक किस्सा है एक स्टोरी का, मेरे ख्याल से इसका दुशासन जो लॉयर की कहानी है कि वो दे ऑल आर पुडंग बच्चे हैं, सिर्फ दारू पीते रहते हैं। और उस किस्से में जैसे आज के प्लॉट में हम जो स्टोरी कहते हैं कि अगर वो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ तो उसके कैरेक्टर का कोई क्या कहते हैं कंक्लूजन नहीं है, रेजोल्यूशन नहीं है, रिडेम्पशन नहीं है, एंड देन यू कैन सी इट इन स्टोरीज। तो अगर आप उनके प्लॉट में जाएं, उनकी कहानियों में जाएं, तो आपको जीवन में प्रेरणा के लिए मुहावरे नहीं, किस्से नहीं, एक ऐसी इंसिडेंस भी मिलेगी जिसको आप कहोगे कि ओह अच्छा, अगर मैं इस दुविधा में पड़ा तो मुझे ऐसे खड़ा होना चाहिए या मुझे ऐसे तथ्यों पे ध्यान देना चाहिए। तो मैंने आप सबने देखी होगी, क्योंकि मैं फिल्म से ताल्लुक रखती हूँ और थोड़ा रुचि है लेखन और इन चीजों से। तो अगर आपने शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी है और शतरंज के खिलाड़ी पिक्चर देखी है तो उसका मैं हम लोग जिसको मेन चीज कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रिप्ट में ओपनिंग इमेज, राइट, आप दोनों को साथ में रखिए। यूट्यूब पे आई थिंक द फिल्म इज अवेलेबल, और आप जिसके पास किताब नहीं है आई एम श्योर वी कैन फाइंड इट ऑन द नेट। आप दोनों को खोल के रखिए, आपको दोनों में फर्क नजर आएगा। और मैं फर्क भी बताती हूँ क्या है। फर्क बहुत छोटा है, 30 सेकेंड्स का है, लेकिन आप ये देखिए कि तथ्य पे ध्यान दीजिए। फर्क ये है कि उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने पूरे अवध, पूरे लखनऊ का जो सुबह का और शाम तक का जो दिनचर्या है लोगों की, उन्होंने वो बात दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में। और जब फिल्म शुरू होती है वो शुरू होती है चेस से, चेस बोर्ड से कि संजीव जी और जाफरी साहब चेस खेल रहे हैं। उन दोनों के जो मूवमेंट्स है पूरे टाइटल्स आपके उस पर चल रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि लखनऊ में हो क्या रहा है। दोनों का कहानी में तर्क वही है जो आप कह रहे हैं कि अवध उस समय आलसी है, बेबस है, अलमस्त है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये माध्यम फिल्म का है तो उन्होंने सत्यजीत रे ने जो उन्होंने ये लिया है कि चेस का मोहरा, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, वी वर द पॉन्स, और वो चेस खेल रहे हैं तो उन्हें चेस को तवज्जो दिया है। कहानी वही है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहानी कोई काजल की लेके आप उसको मूल तरह सिनेमा प्रेरित नहीं कर सकते। सिर्फ थोड़ा सा नजरिया बदल जाता है तो पूरी कहानी का जो उद्देश्य है वो हमारे सामने बहुत अच्छी तरह से मतलब पेश कर आ जाता है और उसको समझ पाते हैं। और आप ये भी देखिए कि उस समय जब प्रेमचंद जी लिखते थे, भले ही लोगों में लिटरेसी ना हो, लेकिन उस दर्द को समझने के लिए, उस मर्म को समझने के लिए ज्यादा समझ थी। जो आज हमारे पास इतना लेखन है, इतना पाठ है, इतनी एजुकेशन है, लेकिन हम उस चीज को समझ नहीं पाते। कोई भी कुछ भी अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सबसे पहले हम अपना फोन उठाते हैं। हम ये नहीं कहते कि अरे उसको चोट लगी हम उसकी मदद करें। हम सबसे पहले रील बनाते हैं कि हमको लाखों की उस पर लाइक्स मिल जाए। तो हमारे अंदर ये जो मर गया है उसको ताज़ा करने के लिए प्रेमचंद जी ने बहुत सुंदर लिखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, और नहीं है तो अब तो पॉडकास्ट में भी आ गए। सबसे इजीएस्ट बात तो ये है कि जो लोग
नहीं पढ़ सकते हैं वो पॉडकास्ट के द्वारा इसको सुन सकें। और वैसे तो मैं बहुत कुछ लिख के लाई थी कि प्रेमचंद जी के बारे में और कुछ बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो प्रेमचंद जी को मुझसे ज्यादा जानते हैं, बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, तो इसलिए मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आजकल बायोपिक बनती है तो जो कलाकार होता है या कुछ उपन्यास होते हैं तो उसके लेखक को बुलाया जाता है, लेखक उससे समझता है, अगर वो जीवित है तो उसके साथ कई मीटिंग सीटिंग होती है। जैसे अभी आनंद कुमार की सुपर 30 पे बनी तो ऋतिक रोशन ने कई महीनों तक उनके साथ मीटिंग सीटिंग की, कैसे आपने ये वो सब किया। इसी तरह से प्रेमचंद जी जब पढ़ाते थे तो उस दौरान बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो अंग्रेज लोग उठाए जाते थे उनके साथ अत्याचार करते थे, तो वो उन्होंने देखा है। इसलिए वो हर तरह की पीड़ा, चाहे स्त्री की हो, किसान की हो, मजदूर की हो, पति पत्नी की हो, भाइयों की हो, तो वो देखा है सब, तो इसलिए वो अपने लिखा है, उनको पीड़ा होगी, तो वही बात है। तो अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि जो आपने बात कही कि उन्होंने हमारे जेंडर पे बहुत कुछ लिखा है, और जो भी लिखा है इतना खूबसूरत लिखा है जो आजकल के लोग उस चीज को समझ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में लिखा है, आप उसमें देख लीजिए उसने बाजार, और उन्होंने उसको हिंदी में कहा है सेवा सदन करके, उसका अपने ही उर्दू का उन्होंने जो हिंदी में रूपांतर किया। अगर आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि हर औरत के अंदर एक औरत जीती है, और उस जो दूसरी औरत जो जीती है उसकी क्या कठिनाई या परेशानियां होती हैं, अगर आप उसको समझ लें तो शायद आप जिंदगी को बेहतर समझ पाएंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने उनको परेशान भी किया कई बार, तो इसीलिए उन्होंने नाम भी बदले, अलग नवाब राय के नाम से भी लिखा, बाद में प्रेमचंद पूरा अंत तक चला। तो अभी आप आइए, पहले कुछ एक मिनट गजलें सुन ले, फिर उसके बाद आप करते हैं। परवेज भाई आइए, आइए आइए आइए, परवेज भाई आइए, आइए परवेज भाई आइए। परवेज भाई फिल्म लेखक है, कई टीवी सीरियल आएंगे, और शायर तो बहुत ही अच्छे हैं, आप सुनेंगे आज उनको। संजय खान के साथ भी कई सीरियलों में रहे हैं आप, पौराणिक आदमी, ऐतिहासिक अकेडमी से स्नातक हैं। हाँ। और हमने तो अपनी जवानी में इनके खूब सारे नाटक देखे। आपकी मतलब जवानी क्या, तुम्हारा मतलब क्या है? जी कि मैं, मेरे पास दो मटेरियल है आज के बारे में जी। एक तो मतलब रोमांटिक है और एक थोड़ा सा आज के माहौल पे है। तो शुरू कहाँ से कर रही? ओके, तो ये मेरी नई गजल है, लेटेस्ट की यारो यारो मैं तो गर्दिशे जमाने में था। यारो मैं तो गर्दिशे जमाने में था, यारो मैं तो गर्दिशे जमाने पे था, और कभी चाहत तो कभी नफरत के निशाने पे था। यारो मैं तो गर्दिशे जमाने में था, यारो मैं तो गर्दिशे जमाने में था, कभी चाहत कभी नफरत के निशाने पे था। और अपने खतों को जरा फिर से तो पढ़ो, अपने खतों को जरा फिर से तो पढ़ो, ये मैं ही था जो तेरे फसाने में था। अपने खतों को जरा फिर से तो पढ़ो, त्रिपाठी जी, अपने खतों को जरा फिर से तो पढ़ो, ये मैं ही था जो तेरे फसाने में था। यारो मैं तो गर्दिशे जमाने में था, कभी चाहत कभी नफरत के निशाने पे था। और तर्क कर मरासिम तू मुतमईन था मगर, तर्क कर मरासिम तू मुतमईन था मगर,
तरकर मरासिम तू मुतमईन था मगर, ये मैं दीवाना जो तुझे मनाने में था और कभी चाहत कभी नफरत के निशाने पे था। तरकर मरासिम तू मुतमईन था मगर, ये मैं था दीवाना जो तुझे मनाने में था, कभी चाहत कभी नफरत के निशाने पे था। और तेरा विसाल तेरी फुरकत सब में मैं ही तो हूं। तेरा विसाल तेरी फुरकत सब में मैं ही तो हूं। तेरा विसाल तेरी फुरकत सब में मैं ही तो हूं, और मैं ही उजड़ा सदा पर तुझे बसाने में था, कभी चाहत कभी नफरत के निशाने पे था। और थम और ये मैं ही था जो तुझे बसाने में था, और ये यकीन कि जो मैं डूबूंगा तो तू बचा लेगा मुझे। ये यकीन जो मैं डूबूंगा तो तू बचा लेगा मुझे, बचा लेगा। ये यकीन जो मैं डूबूंगा तो तू बचा लेगा मुझे। कैसे बचता, कैसे बचता, कैसे बचता जो तू खुद मुझे डुबाने में था, और कभी चाहत कभी नफरत के निशाने पे था। यारो मैं तो गर्दिश जमाने में था, कभी चाहत कभी नफरत के निशाने पे था। एक बड़ी बेरहमी से हमारे ख्वाबों को मार डाला उसने। बड़ी बेरहमी से हमारे ख्वाबों को मार डाला उसने। बस हम ही बच गए पर हम पे भी गिरनिगाज है। बड़ी बेरहमी से हमारे ख्वाबों को मार डाला उसने। बस हम ही बच गए पर हम पे भी गिरनिगाज है। और लो समंदरों ने कर ली एक बड़ी साजिश। लो समंदरों ने कर ली एक बड़ी साजिश। वो न जाएंगे वहां जहां लगी आग है। बस हम ही बच गए पर हम पे भी गिरनिगाज है। बस हम ही बच गए। लो समंदरों ने कर ली एक बड़ी साजिश। वो न जाएंगे वहां जहां लगी आग है। बस हम ही बच गए पर हम पे भी गिरनिगाज है। और क्या खूब कि उनके ही हाथों होनी है पैरवी हमारी। क्या खूब कि उनके ही हाथों होनी है पैरवी हमारी, कि जिनके ही हाथों ने लूटा हमारा ख्वाब है। बस हम ही बच गए, बस हम ही बच गए पर हम पे भी गिरनिगाज है। और बड़े रिश्ते बना लिए हैं तुमने उससे मगर, बड़े रिश्ते तुमने बना लिए उससे मगर, वो जैसा दिखता है नहीं वो तो शराब है। शराब नहीं, शराब भी जो आप देखते हो पास जाते हो वैसा होते ही नहीं। उसको उर्दू में शराब बोलते हैं। कि बड़े रिश्ते बना लिए हैं तुमने उससे मगर, वो जैसा दिखता है नहीं वो तो शराब है। और नसीब मानो कि अभी तुम महफूज हो। नसीब मानो कि अभी तुम महफूज हो। नसीब मानो कि अभी तुम महफूज हो। अभी हवाओं को खबर नहीं कि इस घर भी चराग है। बस हम ही बच गए, बस हम ही बच गए पर हम पे भी गिरनिगाज है। पर हम पे भी गिरनिगाज बहुत बढ़िया भाई जान आ गए। सबको नमस्ते, खासकर केशव जी को। पहली बात तो मैं एज ए श्रोता आया था पर इन्होंने मुझे वक्ता बना दिया। आप और इंग्लैंड में हैं, सब जानते हैं और बिजनेस हैं। वेद मांग गया, बस इतना इंट्रोडक्शन काफी है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे कुछ बोलना भी चाहिए। देखो एक मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ कि आपके पास जब पैसे आते हैं ना, अमेरिका तभी मजा आता है अगर गरीबी देखी हो। एक बंदा अगर अमेरी में पैदा हुआ है, एसी कार में घूम रहा है, उसे पता ही नहीं होता कि एक्चुअली कंफर्ट होता क्या है। तो उस चीज को अभी मेरा ये थॉट है, मैंने कहा कि केशव जी ने गलती की, इनको मुझे पहले बुला लेना चाहिए था। पहले बुलाने से ये पता लगता है कि कितने गंदे वक्ता होते हैं, उसके बाद सुनने का कितना मजा आता। बस मेरे पास कुछ खास कहने को नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा इसमें पढ़ा भी नहीं, वैसे मैं एजुकेशन से हूँ। पर प्रेमचंद और क्योंकि बचपन से जो कहानियां पढ़ी हुई हैं
उसमें और मेरे में एक सिमिलरिटी तो है, प्रेमचंद जी में और मेरे में। हम दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, सोशल फ्रस्ट्रेशन। और मुझे लगता है कि जब प्रेमचंद जी भी सुबह उठते होंगे गुस्से से उठते होंगे, ये जेंडर इनइक्वालिटी और फ्रस्ट्रेशन और लैक ऑफ फ्रीडम और मतलब हिपोक्रेसी, एक्सप्लॉयटेशन, और ये चीजें कहीं डीपली मैं भी हर्ट हूँ। रोज सुबह जो उठता हूँ वो एक गुस्से से उठता हूँ और कोई ना कोई ब्लॉग में अपने सिर्फ फेसबुक के लिए लिखता हूँ, और कुछ ना कुछ अगर ना लिखूं तो मैं बेचैन रहता हूँ, और वो हमेशा मतलब फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है मेरे उसमें लिखने में। और मुझे कई लोगों ने कहा है कि यार नेगेटिव जो पॉलिटिकली ले जाते हैं, यार नेगेटिव और एंटी नेशनल और जयचंद वट एवर इट इज, जो भी बोलते रहेंगे। पर मैं जो इस मामले में तो मैं प्रेमचंद जी का रियली बहुत जबरदस्त फैन हूँ। तो मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता क्योंकि ये मेरे को लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है। और इन्होंने कहा था एक गाना भी गाना है, तो मैं सोच रहा पहले गवा देना ताकि पता चल सके वो कितना अच्छा गाते हैं। नहीं, आप बच्चों के लिए भी काफी कुछ अभी लिख रहे हैं जो स्कूल बड़े में आने वाला है। हाँ। शिक्षक आजकल के जो बच्चे हैं, हाँ जी। उनकी जो मानसिक स्थिति है सीखने की, पढ़ने की, हाँ। समझने की, वो उस दौर में और आज दौर में कुछ बताएंगे हम तक? दौर में सर ये हाँ, जो मैंने टीचिंग की है, मतलब 2000 तक 20 इयर्स मैंने टीचिंग की है। उसके बाद न्यूजीलैंड में की, बट वो एडल्ट्स थी, थोड़ी अलग टाइप की थी। जो पहले जो मैंने महसूस किया कि एक तो जो पहले टीचर के लिए, हमारे जैसे टीचर्स के लिए एक खास प्रेम और एक खास रिस्पेक्ट हुआ करती थी। पर मैं वो आज की डेट में, उसमें गलत भी नहीं है वैसे कुछ, पर आज के में बंदा सोचता है कि ये जो मैं दे रहा हूँ ना, आई एम पेइंग यू मनी, यू आर ए प्रोफेशनल टीचर, सैलरी ले रहे हो इस काम के लिए और मैं पैसे दे रहा हूँ। वो चीज, ये वाली चीज पहले नहीं हुआ करती थी, जो मैंने आजकल महसूस किया। अपने बच्चों से बात करता हूँ या और बात करता हूँ तो वो चीज मिसिंग है। बाकी तो मुझे उसको लगा किसी कोई बात। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मेरे को इतना सेंड किया। अब आपको रेली में मजा आएगा जो वक्त आएंगे। गाना कहाँ गया? गाना बाद में और पहले मैं गाऊंगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा किसी को। थैंक यू वेरी फिल्म मच। लेखक और निर्देशक सचिंद्र शर्मा, अभी भोपाल में शूटिंग चल रही है इनकी। 5-6 फिल्में इनकी आ चुकी है, बाल गणेशा वगैरह। कौन सी? माय फ्रेंड गणेश। माय फ्रेंड मैं भी पहले तो प्रेमचंद जी को आज नमन, आज उनकी जयंती है और ऐसे खास मौके पर केशव जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे कि आप आओ, तो मैं महफिलों से दूर होता हूँ लेकिन साहित्यिक महफिल में जाना चाहिए। जैसे आप बोले थे कि फ्रस्ट्रेशन वाली बात, तो जब हम नए नए थिएटर ज्वाइन किया था, वक्त के साथ मेंटेलिटी बदलती है, तो हमने इक्टा ज्वाइन किया था। इक्टा से शुरू हुई हमारी जर्नी, 14 साल के थे, बाल कलाकार, फिर कलाकार बने, एंड धीरे धीरे हमें पता नहीं होता तो हम जोश और बातों में करने लगे। हम मेहनत का जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे तो हम जोश की बात करते थे, देश की बात। हमें लगता था कि सारा कुछ छीना गया है, जो कि प्रेमचंद जी की कहानियों में दिखता है आपको। चाहे आप 1.25 सिर गेहूं पढ़े, चाहे नमक का दरोगा पढ़े, चाहे सेवा सदन पढ़े, तो जितनी भी चीजें, तो वो चीजें आई। लेकिन जब धीरे धीरे जब हम इंडस्ट्री में आए तो हमको समझ में आया साहब कि प्रेमचंद जी लौट गए थे। हालात ये थी कि जब यहाँ से गए थे प्रेमचंद जी वापस, तो प्रेमचंद जी के पास रहने को घर नहीं था। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने उनको किराया का घर दिलवाया था बनारस में, और किराया भी जयशंकर प्रसाद भरते थे। तो बम्बई से लौटने के बाद होता ना कि बम्बई से तो फ्रस्ट्रेट होकर लौटे थे, तो हम लौटना नहीं चाहते थे। तो यहाँ हम ना ही इतने साहित्यिक थे, थिएटर से आए थे। वहां जाने के बाद पता चला कि आप तो कम्युनिस्ट हो, इक्टा की मेंटेलिटी कम्युनिस्ट वाली। तो हम बोले यार अब इक्टा छोड़े, ये करें, मतलब होता ना उदो पदों की स्थिति हो जाती कभी। फिर अचानक से किसी ने सपोर्ट कर दिया, सब हाथ रख दिया, हमें पता नहीं था। और बात चली राम जन्मभूमि की, तो एक यूनिट हमने भी अडवाणी जी को दे दी। तो प्रेस वालों ने लिख दिया कि साहब दोहरी नीति, एक तरफ तो हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ हम उसकी बात करते। तो हमने अपने शहर को यहाँ कदम रखा और सोच के आए थे, क्योंकि जब लेखनी की जो शुरुआत हुई तो बड़े दिग्गज हैं, सीनियर हमारे सारे लोग सीनियर हैं यहाँ पे, अटल जी आने वाले जो भी बड़े सीनियर राइटर हैं, तो बहुत संघर्ष करना पड़ा थिएटर करते करते। फिर हमने इक्टा को दरकिनार प्रेमचंद जी ने जो दर्द झेला, और आज भी वही हालत है राइटरों की।
आपकी कोई कहानी नहीं सुनता। अभी भी मैं आ रहा हूँ, लेट हुआ हूँ, एक प्रोड्यूसर ने बुलाया था, 6 बजे का टाइम दिया था, 6:30 बजे मीटिंग में, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है, फिल्म बनानी थी लंदन में, कहानी मेरे से सुननी थी, 1 घंटा बैठे तो उन्होंने अपनी कहानी सुननी शुरू और बोले आप बच्चों की फिल्म माय फ्रेंड गणेश आपने लिखा, मैं कृष्णा हूँ आपने लिखा, ये आपने लिखा, वो आपने लिखा। मेरा बेटा है, उसको बुला लिया, बोले बेटा इधर आप, तो इसको लेना है, कहानी आपको लिखनी है, मैं बताऊंगा। तो बोला ठीक है सर। तो मुझे लगा जो बात मुंशी प्रेमचंद, तो बोला सर मेरा आगे मुंशी सचिंद्र शर्मा मत लगा देता, पंडित हूँ, तो शायद मुंशी कल मैंने इनको जिक्र किया था कि यही वजह रही होगी। तो हालात रहेगा कि नहीं बदली है, और कम शब्दों में कि जो हमारा मकसद है कि यहाँ से शुरू हो, फनकार के स्टूडियो से आवाज उठनी चाहिए और प्रेमचंद को भारत रत्न मिलनी चाहिए। केशव जी को मैं 30 साल से जानता हूँ, और हिंदी के प्रति जितना समर्पण है इनका, यहाँ से इंदौर से मध्य प्रदेश में भी जाकर देखा मैंने सारी चीजें, वो चीजें जो हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो इतिहास ये भी रहेगा। क्या बात है, इतिहास ये भी रहेगा। और दूसरी बात है कि प्रेमचंद जी के बाद लोगों ने नहीं जाना, आज हम नहीं जानते प्रेमचंद जी की बेटे क्या कर रहे हैं, अमृत राय ने क्या किया, श्रीचंद ने क्या किया, सरस्वती प्रेस बंद क्यों हो गई। बंद होना सबसे बड़ा दुख है, वो भी भाड़े के घर में चलता था। तो जब मैं आया था तो मेरे को खाली जब राइटर की शुरुआत कलम पहली पकड़ी थी, कविता मैंने लिखी थी और वो प्रभात खबर में छपी थी 14 साल की उम्र में, तब मुझे बोला था मेरे जो कॉलेज के प्रोफेसर थे, कलम चलाना सीखो बेटा। मतलब क्या बनूंगा मुझे नहीं पता था, बोला नहीं कलम चलाना सीखो। और जब मैं इंटरमीडिएट में आया, 11वीं में एडमिशन किया, तो प्रोफेसर रतन लाल नाम था, उन्होंने लाइब्रेरी की चाबी दे दी कि डेली आओ, कॉलेज बंद है, शांति है, प्रेमचंद को पढ़ लो खाली। शायद मैंने जो भी एक शब्द भी लिखा है प्रेमचंद की देखे। उस समय में हंस मंगाना शुरू कर दिया था, 17-18 साल की उम्र में हंस पढ़ना शुरू कर दिया था। हंस की कहानियां अच्छी कहानियां, तो वो सब पत्रिकाएं बंद हो गई, डिजिटल आने से सब चीजें बंद हुई है, तो वो बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो हमें सबसे बड़ी आवाज इस स्टूडियो से यही उठानी है कि प्रेमचंद साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। वाह, थैंक यू। वाह। हमारे बीच अजीत राय जी आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हिंदी पत्रकारिता में जो अजीत राय जी का नाम है पूरे विश्व स्तर पर, विश्व सिनेमा में जितने दुनिया में बड़े बड़े प्रतिष्ठित जो फिल्म फेस्टिवल होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, तो भारत से विशेष रूप से अजीत राय जी आमंत्रित होते हैं। अभी कान से लौटे हैं, कई फेस्टिवलों में जाना है। अजीत राय जी से निवेदन करूँगा, आइए या यही बैठे जी। 3 मिनट नहीं सर, अब तो आपको 15-20 मिनट दुनिया सुन रही है। अभी देखिए कई प्रतिक्रिया आएंगी आपको सुनना है। आदरणीय केशव जी है और मिश्रा जी, आप सब, मैं माफी चाहता हूँ, मैं एक फिल्म के प्रीमियर में था इसलिए थोड़ी देर हुई। पूरे साल भर की बुकिंग आपकी चलती है पहले से साल भर की। अच्छा किया था इन्होंने 7:30 बजे से किया था। दरअसल मैंने पूरा प्रेमचंद को पढ़ा है, उनके जितने उपन्यास हैं, और लगभग 300 कहानियां जो मानसरोवर 1, 2, 3, 4, 5, 6 भारत में छपी थी, और वो ओरिजिनल पब्लिकेशन हंस प्रकाशन इलाहाबाद में था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी था, उससे पहले भी हम लोग पटना जाकर और बनारस जाकर उसको खरीद कर पढ़ते थे। प्रेमचंद के बारे में एक बार मैंने कहा था, जब मैं हंस पत्रिका का सांस्कृतिक संपादक था दिल्ली में, तो मैंने 15 साल हंस पत्रिका का सांस्कृतिक संपादन किया है राजेंद्र यादव के साथ। क्या और उस डील का मैं साक्षी रहा हूँ जब राजेंद्र यादव जी ने हंस को खरीदा था और दोबारा से निकालना शुरू किया था 1986 में। और हंस ने हमारे हिंदी साहित्य में लगभग 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण कहानीकारों को पैदा किया है, और जो लोग पहले थे कहानीकार, उनको एक नई चमक और ऊंचाई दी है, जिनमें उदय प्रकाश, संजीव, बियम्बर और ये सारे बड़े नाम जो इस समय आप ले सकते हैं कहानियों में, वो हंस में थे। और उसमें लगभग अधिकतर बड़े लोगों की कहानियों को छपने से पहले मुझे सुनने का सौभाग्य मिला हुआ है। मैं जब नवभारत टाइम्स में काम करता था तो रिपोर्टिंग के लिए प्रेमचंद के गांव गया था, तो
तो वहाँ मैंने देखा कि जो उनका घर है वहाँ एक संस्था थी बनारस की नागरिक विचारणी सभा, जो अब जाकर बंधन मैंने गुलामी से मुक्त हुई है। वहाँ हाई कोर्ट में लंबे मुकदमे के बाद उस संस्था को देवेश शुक्ला ने उसको मुक्त किया है और वो अभी उसके अध्यक्ष हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ प्रेमचंद से ज्यादा वो पांडे बंधुओं की वंशावली लिखी हुई थी, रत्नाकर पांडे, पद्माकर पांडे और ये सब। ये लोग श्रीमती इंदिरा गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे और कांग्रेस में और बनारस में इनका बहुत एक छत्र राज होता था। मुझे बहुत खराब लगा था वो देखकर। तो मैंने नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट लिखी थी, पीड़ा पहुंचाती है लम्हे की तीर्थ यात्रा। तो उसमें प्रेमचंद के गांव का और उनके स्कूल का और सारा जिक्र करते हुए मैंने कहा था कि आखिर एक इतने बड़े रचनाकार की विरासत जो है गांव में, उसको सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है। बाद में पार्लियामेंट में उस मेरी रिपोर्ट पर बहुत बहस हुई थी। बाद में सरकार ने उसको थोड़ा सा विकसित किया और लम्हे को आगे से ले गए। अभी आप लोगों ने चर्चा की कि उनका प्रकाशन क्यों बंद हो गया, क्यों नहीं बंद हो गया। दरअसल उनके प्रकाशन के बंद होने का मुझे कोई दुख इसलिए नहीं है कि उसके प्रकाशन उस जमाने में जो प्रेमचंद की रचनाएं थी, जब तक वो रॉयल्टी फ्री नहीं हुई, यानी कि 50 साल लेखक के मरने के बाद किताबें रॉयल्टी फ्री होती हैं, तो 86 में वो रॉयल्टी फ्री हुई थी और दुनिया भर के पब्लिशर्स ने उनको छापना शुरू किया था। तब तक उनको इतना ज्यादा मुनाफा मिल चुका था उनके प्रकाशन गृह को। और मेरी उनसे उनकी वंशज की सारा राय और ये श्रीपत राय तो उस समय तक जीवित थे, तो उनसे बातचीत भी होती रहती। तो वो मुझे लगा कि प्रेमचंद अकेले ऐसे कहानीकार थे जो जन जन में व्याप्त थे, और व्याप्त इसलिए हुए क्योंकि वो पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाते थे। हिंदी का शायद ही कोई पाठ्यक्रम होगा जिसमें प्रेमचंद नहीं थे। हालांकि उनके 300 कहानियों में से लगभग 12-13 कहानियां ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन पर फिल्में बनी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से प्रेमचंद पर जो फिल्में बनी हैं उनमें से मुझे केवल 3 याद है। जो एक तो मैंने खुद ही मृणाल सेन को बोलते हुए सुना था इसके बारे में हंस की गोष्ठी में भी। उन्होंने कफन पर तेलुगु में एक फिल्म बनाई थी और वो हैदराबाद के पास आंध्र प्रदेश में उसको शूट करने गए। तो उन्होंने कहा था कि मुझे लगा कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेमचंद के गांव का यथार्थ सारे हिंदुस्तान के गांव का यथार्थ है। वो कहीं भी शूट करते तो वही गांव उनको मिलता। फिर हम लोगों ने सवाल उठाया था कि प्रेमचंद इसलिए प्रासंगिक नहीं है कि उनका साहित्य कालजयी है, बल्कि इसलिए ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि हमारे देश का विकास ही नहीं हुआ है। तो जिस हालत में प्रेमचंद 1936 में मरे थे और उनका सर्वश्रेष्ठ भी गोदान उसी के थोड़ा सा पहले आया था, और प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष थे और उन पर काफी हम लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश की थी प्रेमचंद के बारे में। लेकिन बाद में चलकर जब सत्यजीत राय ने उन पर जो 2 फिल्में बनाई, पहले शतरंज के खिलाड़ी और दूसरा सदगति, और ओमपुरी ने उसके किस्से सुनाए थे सदगति कैसे शूट हुई। वो बिलासपुर और रायपुर में शूट हुई थी, छत्तीसगढ़ में, जहाँ की उन्होंने सारी चीजें उस तरह से ली थी और अच्छे कलाकार लिए थे सदगति में। और मुझे लगता है कि अमजद खान के जीवन का जो कोई एक सबसे महत्वपूर्ण रोल याद किया जाएगा, हालांकि लोग उनको शोले के गब्बर सिंह के नाम से जानते हैं, वो रोल होगा वाजिद अली शाह का, जो उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी में किया था। और उसमें अद्भुत डायलॉग थे। मैंने जो टेक्स्ट है उनका कि यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते, यह वह कायरता थी जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आंसू बहाते। इस तरह से उस कहानी का समापन होता है। और उन पर नाटक बहुत हुए हमारे देश में, करीब मैंने देखा है 200-300 मंडलियों के नाटक, और हर भाषाओं में होते हैं उनकी कहानियों पर। जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए जब M.K. रैना ने उनके उपन्यास गोदान किया था, और गोदान से एक बात याद आई कि जब दूरदर्शन ने तय किया कि प्रेमचंद पर 2 चीजें बनेगी, उनकी कहानियों पर सीरीज बनेगी धारावाहिक, और एक उनके उपन्यास गोदान को फिल्माया जाएगा। 2 पार्ट में मैं भूल नहीं रहा हूँ, तो वो बना था। और पंकज कपूर ने मेरे सामने स्वीकार किया। मैंने कहा था कि आप इस रोल में पूर्णतः असफल रहे हैं,
क्योंकि आप होरे की मानसिकता और उसके व्यक्तित्व को समझ ही नहीं पाए। मेरे ख्याल से वो पूरी सीरीज जो गुलजार साहब ने बनाई थी, हाँ। बहुत ही बेहुदा थी। मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि न तो गुलजार साहब उस संवेदनशीलता को एक रूरल सेंसिबिलिटी होती है उत्तर भारत की, उसको गुलजार साहब समझ नहीं पाए। इसका अंदाजा इसी से लगता है कि गोदान वाले जो बना था उनका जो फिल्म बनी थी, लघु फिल्म, उसमें वो गाय के बदले वो जर्सी गाय ले आए थे क्योंकि वो सफेद दिखे, चमक उमक से दिखे। तो उन लोगों को मतलब सिनेमा को अजीब हो गया है, हिंदी सिनेमा को, जो कहते हैं आप लोग की साहित्य से क्या रिश्ता है और क्या नहीं रिश्ता है, मतलब पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। प्लीज इसको बंद कर दीजिए। मैं 92 की बात बता रहा हूँ। मेरा नाम है इदरीस मलिक, मैं उत्तराखंड से आता हूँ। केशव जी का मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 87 पास आउट हूँ। उत्तराखंड में थिएटर करता हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है। तो 2-3 बातें मैं कहूँगा। अभी सर सबके बाद आपका नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं वो, लेकिन हमसे ज्यादा बहुत सारी चीजें जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, आप ये बोल रहे हैं कि ये अभी आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन सच में नहीं जानती है। 93 में हमने एक सीरियल CTV में जमा करने गए, तो वो जो लेडी बैठी थी उन्होंने कहा इनका कंसर्न लेटर है, वो प्रेमचंद की कहानियों पर हमने कुछ बनाया हुआ था 13 एपिसोड। उनको ये भी बोला गया लोगों की बुला के लाओ प्रेमचंद को। हाँ, कंसर्न लेटर ये हुआ हमारे साथ। कहानी प्रेमचंद की हम लिखेंगे, बोले इनको बुलाइए ना। इनका कंसर्न लेटर जाना पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि ये जो जनरेशन है जो रोमन हिंदी में लिखकर डायलॉग दे रही है और ये फिल्म में AI से इंस्पायर्ड होकर ये आपको ये लिख रहे हैं, इन्हें तो पता ही नहीं प्रेमचंद कौन है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम तो ठीक है थोड़ा बहुत जानते हैं प्रेमचंद के बारे में। ये जो हमारी बहस होनी चाहिए, यंग जनरेशन और ये जो लोग आज सिनेमा बना रहे हैं या सिनेमा के छात्र हैं, उन पर ज्यादा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पिछले महीने ही मैंने एक चिल्ड्रन वर्कशॉप के लिए एक प्रपोजल भेजा, जिसमें मैंने ईदगाह के लिए बोला। वहां से लग रहा है नहीं आप ईदगाह के बारे में नहीं बना सकते। अब बताइए, ऐसे इंस्टीट्यूशन यहाँ से मैं पास आउट हूँ, वो आपको ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि आप ईदगाह के बारे में मत बनाइए, दिस इज मुस्लिम स्टोरी। नहीं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ अपनी बात पूरी करूं या बीच में आपको यहाँ? नहीं, बिल्कुल मेरे को मत। मैं आपको ये चाहता हूँ, हम सबको, कि ये जो हमारी बहस है ये नई जनरेशन के साथ। मैं अपनी बात पूरी करूं तो उसके बाद आप बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। मैं इतना ही बोलना चाहता था, बोल दिया मैं आपको। किसी भी वक्ता की बात के बीच में उसको रोक कर और आप किस तरह से मुझे कर रहे हैं जैसे मैं ये सब चीज का जिम्मेदार। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे, मैं आगे बढ़ा रहा था। तो यहाँ आगे बढ़ाइए क्या आप? देखिए, जो भी बात है कि अपवादों से सिद्धांत नहीं बना करते। तो यदि किसी टीवी चैनल की कोई प्रोड्यूसर या कोई ऐसा नहीं जानती है, उससे ये नहीं साबित होता कि प्रेमचंद को देश नहीं जानता। पहली बात। दूसरी बात, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी संस्थाओं ने खुद किया है प्रेमचंद के लिए, और देवेंद्रराज अंकुर ने उनकी इतनी कहानियों का मंचन किया है, और खासतौर से सिलेबस में जो उनके सेकेंड ईयर स्टूडेंट का सिलेबस है उसमें वो कथा कोलाज में कई बार कथा कोलाज में प्रेमचंद को हुआ है। और जो ईदगाह और बूढ़ी काकी और उनकी कई कहानियां आमतौर पर देश भर की रंग मंडलियां करती रही हैं और आगे भी करती रहेंगी, क्योंकि उनमें एक खास तौर का एक कम्युनिकेशन स्किल उनकी कहानियों में है जो आम जनता से जुड़ता है। लेकिन वो यथार्थ अब बदल गया है, थोड़ा सा बदल गया है, और वो बदला है फणीश्वरनाथ रेणु के आने के बाद 1950, जब आजादी का मोह भंग हुआ। क्योंकि प्रेमचंद जब थे तब देश गुलाम था, देश में आजादी नहीं थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके बाद साहित्य में भी वो आया। तो उसके बाद जैसे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग थे, उनमें से कई लोगों ने कहा कि ये आजादी झूठी है। फिर उसमें से समाजवादी लोग कुछ आगे आए, फिर और वैचारिक मतभेद हुआ। उस समय जो पहला चुनाव हुआ था, तो जब जनसंघ बना था जो दक्षिणपंथी राजनीति का, तो उनको एक भी सीट नहीं आई थी और कांग्रेस बहुमत में आ गई थी। तो ये सब चलता रहा, लेकिन जो प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थ था, उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए हैं। जैसे
नमक का दारोगा पर ये बहुत बड़ी बहस चली थी कि ठीक है कि पंडित ओलंपीदीन और नमक के दारोगा में जो बहस हुई थी उस कहानी में, तो उसने नमक के दारोगा ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। बाद में पंडित ओलंपीदीन ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको नौकरी से उस कहानी में हटा देते और फिर दुगनी तनख्वाह पर उन्हीं को अपने यहाँ अपॉइंट कर लेते हैं। यानी कि पूंजीवाद कैसे खेलता है उसको भी अपना भ्रष्टाचार कायम करने के लिए एक ईमानदार पुलिस दरोगा चाहिए। तो क्या इस कहानी को हम किससे जोड़ेंगे और कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? क्योंकि सरकार में रहते हुए तो वो उन्होंने सरकार की रक्षा की और उनके नमक को नहीं जाने दी, लेकिन जब वो खुद उन्हीं के साथ गए, जब नौकरी छूट गई तो उसके बाद क्या हुआ? ये इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम लोग या बहुत सारे प्रगतिशील लोग इस देश में दो चीजों के खिलाफ लड़ रहे थे। एक तो सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे थे, दूसरा पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। और प्रेमचंद भी जिन दो चीजों के खिलाफ लड़ रहे थे उसमें एक थी महाजनी सभ्यता और दूसरा था सांप्रदायिकता। इन दो चीजों के खिलाफ प्रेमचंद लड़ रहे थे अपने जमाने में। तो उस समय सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पिछली सरकार थी, उसमें सारे लोग उसके खिलाफ लड़ रहे थे। बाद में जब सरकार बदल गई तो सरकारी तंत्र से, खासतौर से कल्चर और एजुकेशन और बाकी चीजों से 2014 के बाद किसी भी सही सच्चे इंसान के लिए कोई जगह नहीं बची। ठीक है, तो सरकारी तंत्र ने सबको आउट कर दिया और अपने अजीबोगरीब लोगों को अपॉइंट करके, यहाँ तक कि साहित्य अकेडमी के सेमिनार में 2000 रुपए के लिए वक्ता कौन होगा ये भी झंडेवालान और नागपुर तय करने लगा। संस्कार पर वही मैंने एक पूरा तंत्र है जिसकी हजारों संस्थाएं हैं, वो तय करने लगा। तो अब जो ऑनेस्ट और जो लिबरल डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स थे वो फिर उनको सरकार से कुछ था ही नहीं। तो आश्चर्य ये हुआ कि ये फिर मैं पंडित ओलंपीदीन से जोड़ूंगा इस घटना कि हम सबको, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अंततः कॉर्पोरेट ने बचाया। तो हमें काम और रोजगार कहाँ मिले? तो कॉर्पोरेट में। जैसे हमें हिंदुजा ने और मित्तल ने काम दिया, और सारे लोगों को दूसरे कॉर्पोरेट ने काम दिया, और लोगों को और पूंजीवादी घरानों ने काम दिया। तो अब हमने क्या किया, हम जिस सरकार से लड़ रहे थे और सरकार को विलेन मान रहे थे, उससे वो एक अलग तंत्र में बदला और उस समय वही सरकार हमारा पालन पोषण करती थी। आप देखें कि 2014 से पहले इस देश में पिछले कई दशकों तक इंटेलेक्चुअल्स को किसने प्रमोट किया? सरकार ने प्रमोट किया। हमारे साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, इन सारी जगहों पर, और बड़े बड़े अखबार थे, धर्मयुग, हिंदुस्तान और दिनमान जैसी पत्रिकाएं थी, ये सारे वो सब सपोर्ट करते थे। लेकिन 14 के बाद वो सारा सपोर्ट सिस्टम बिखर गया। तो उनके यहाँ, जैसे हमारे मित्र हैं सुरेश शर्मा जी, इनका एकमात्र गुनाह ये बना, अच्छा, सुरेश शर्मा जी का एकमात्र गुनाह ये बना कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। इसको भारत सरकार की रेटिंग में भी जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी मानी जा रही है, HRD यूनिवर्सिटी की, उससे पढ़ना और उसका स्टूडेंट होना गुनाह बन गया। तो उनको कोई काम नहीं मिलेगा। तो उनको काम कहां से मिलेगा? उसी पूंजीवाद से मिलेगा जिसके खिलाफ पूरा प्रगतिशील आंदोलन लड़ रहा है, उसी से मिलेगा। तो प्रेमचंद इस बात को उतने 1930 के आसपास वो समझ रहे थे, तभी वो नमक का दारोगा पंडित ओलंपीदीन का मुलाजिम बनता है। देखिए कि सरकार से उसकी छूट के नौकरी से निकाल दिया जाता है, फिर वो पंडित ओलंपीदीन जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था उसी का मुलाजिम बनता है, क्योंकि उसकी ईमानदारी और कर्मठता की कद्र उस पूंजीवाद में, मैंने उसके पास है। तो ये आगे चलकर जब हुआ तो प्रेमचंद, और मैंने देखा है, आप देखिए कि इस देश में 22 भाषाएं हैं, असमी है और मलयालम, कन्नड़, सारी भाषाओं में प्रेमचंद पढ़ाए जाते हैं। और प्रेमचंद को किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। वो पूरे जन में व्याप्त हैं। अब जैसे आपका हिंदी सिनेमा है, तो हिंदी सिनेमा ने उनके साथ न्याय नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में जो लोग काम करते थे उनकी समझ ही उस तरह से थी कि वो पढ़ने लिखने वाले लोग ही नहीं थे, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर। तो एक अनपढ़ मूर्ख जमात से आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं
कि वो आपके सबसे श्रेष्ठ साहित्य की कद्र करेगा, क्योंकि जैसे ही वो साहित्य की कद्र करेगा उसकी अनपढ़ता, मूर्खता और उसका छोटापन दिखाई देगा, सामने आएगा ना। लेकिन दोनों माध्यम अलग अलग है सर। माध्यम से तो माध्यम को एक स्टोरी चाहिए ना। अच्छा, आज देखिए कि आज दुनिया के वर्ल्ड सिनेमा में जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी है वो साहित्य पर बनी है। 90% फिल्में इस समय किताबों पर बन रही है, और किताबों पर ऐसा कि हमारे हिंदी में बहुत भी उम्दा फिल्में बनी है, लेकिन हमारे पास कितने श्याम बेनगल है, हमारे पास कितने गोविंद निहलानी है, हमारे पास कितने शहीद मिर्जा है, या कितने लोग मैंने इस तरह से आप उसमें कई लोगों को शामिल कर सकते हैं। तो उस तरह से एक माध्यम अलग है, लेकिन सिनेमा और रंगमंच में तो कम से कम प्रेमचंद अभी भी जीवित है और वो देश भर में उनका वो चल रहा है। केवल ये नहीं कि 31 जुलाई को ही होता है। अब बूढ़ी काकी पर इतने सारे उनकी कहानी पर उस तरह से मार्मिक कहानी है जिसको पढ़ते हुए आंखों में आंसू आ जाते हैं या मंच पर देखते हुए, तो उसका सारा कुछ है। लेकिन अब एक ये भी कहना बहुत उचित नहीं है कि प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा वो महान लिखा और उसके बाद हिंदी कहानी वही रुक गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रेमचंद के बाद कई कहानियों के दौर आए, जैसे निर्मल वर्मा, राजेंद्र जाधव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, एक दौर नई कहानी का वहां से आता है। और उसके बाद जो 70 के आसपास एक कहानी में एक बहुत बड़ा आता है जिसमें काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया और ज्ञान रंजन और ये सब एक जनरेशन आती है। उसके बाद एक अखिलेश जब आए 1985 में, हंस जब पैदा हुआ तो उदय प्रकाश, अखिलेश, प्रियंवत और एक से एक कहानीकार हमारे समाज में पैदा हुए। उन्होंने प्रेमचंद को रिपीट नहीं किया और न ही प्रेमचंद को दोहराया, उन्होंने प्रेमचंद से प्रेरणा ली और उसके बाद वो आगे का शिल्प लेकर आए कहानियों में, और कहानियां बदली क्योंकि हमारा समाज बदल गया था। हमारे उस समय करप्शन का जो लेवल था प्रेमचंद के जमाने में वो 100 गुना बढ़ चुका था आगे जाकर, और अन्याय का जो लेवल था, स्तर था, वो 100 गुना बढ़ चुका था। तो उसका मुकाबला यथार्थवाद से या आदर्शोन्मुख यथार्थ से हो ही नहीं सकता था। तो साहित्य ने एक नई मेथोडोलॉजी इजाद की, साहित्य ने उसको एक आयरनिकल वे में पेश करने की, जिसमें सबसे पहला हस्तक्षेप श्रीलाल शुक्ल ने किया 1968 में जब उनका उपन्यास आया राग दरबारी। श्रीलाल शुक्ल, लेकिन वही 1995 आते आते राग दरबारी अप्रासंगिक होने लगा, क्योंकि श्रीलाल शुक्ल ने अपने आखिरी इंटरव्यू में मुझसे कहा कि जो वहाँ के विलेन उस उपन्यास के वैद्य जी हैं, अब तो वैद्य जी एक चुटपुंजिया लगते हैं छोटे से, इस समय इतने बड़े बड़े विलेन हो गए और करप्शन इतना बहुत बड़ा हो गया है। तो उसी तरह कहानियां बदली और उसी तरह ये उदय प्रकाश के मोहनदास तक आते आते अब ये हो गया कि जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ मनुष्य है, जिसके बारे में एनसीईआरटी की किताबों में लिखा होता है गांधी जी का जंतर, उसमें कि जब भी तुम कोई निर्णय लो हमेशा उस आखिरी पायदान पर खड़े मनुष्य के बारे में सोचो कि तुम्हारे निर्णय का उस पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन जब जो आखिरी पायदान पर खड़ा मनुष्य है उसके पास एक ही चीज बची, व्यवस्था ने बचने दी, वो है उसका नाम। और उदय प्रकाश की कहानी मोहनदास ने उसका नाम भी, एक दलित का नाम एक ब्राह्मण ले लेता है और एग्जामिनेशन पास करता है वो दलित, और उसके नाम पर विश्वनाथ तिवारी नौकरी करता है, यानी कि उसका नाम भी उससे छीन लिया गया। देखिए, पढ़िएगा, मोहनदास अद्भुत कहानी है। तो प्रेमचंद के गोदान से लेकर मोहनदास तक आते आते हमारी हिंदी कहानी ने इतने सैकड़ों दरवाजे पार किए हैं और सैकड़ों स्टेज ऊपर गई है, सैकड़ों सीढ़ी आगे बढ़ी है। और आज हम इस समय पूरी दुनिया में हमारी कहानियों का और प्रेमचंद की विरासत का जितना बड़ा नाम है और भारतीय भाषाओं में है, वो शायद ही किसी बड़े रचनाकार का होगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट बुक में होने से महत्वपूर्ण है, जैसे तुलसीदास जी की, ये कैसे हम भूल सकते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब अकबर का शासनकाल था, तुलसीदास जी को इसी बनारस के पंडितों ने लाठियों से पीटा था, और उसी जो भदैनी कहा जाता है जिस मोहल्ले को, वहां वो भयदायिनी उसका तुलसीदास ने नाम दिया था, और उसमें उसी उनके रामचरितमानस को गंगा में फेंक दिया था पंडितों ने। तो आप जब 400 साल बाद हम देखते हैं कि रामायण रामचरितमानस कितनी महत्वपूर्ण किताब है और वो जन जन तक व्याप्त हो गई है। उसी तरह प्रेमचंद के बारे में आज हम 100 साल के बाद लगभग
90 साल बाद हम देख रहे हैं उनके मरने के, तो हमें लगता है कि वो कितने महत्वपूर्ण और लगातार महत्वपूर्ण होते चले जाएंगे। उसी तरह से अभी सारे साहित्य का मूल्यांकन एक चीज में होगा ही नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक भारतीय रचनाकार है जो अगली शताब्दी में जीवित बचेगा, तो उसमें पहला नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का आएगा, और बाकी कितने लोग कहाँ चले गए किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर पीढ़ी अपने हिसाब से प्रेमचंद का पाठ करती है, हर पीढ़ी अपने हिसाब से प्रेमचंद से प्रेरणा लेती है, हर पीढ़ी अपने हिसाब से प्रेमचंद को आत्मसात करके इस साहित्य के कारवां को आगे बढ़ाती है। धन्यवाद। आपको प्रश्न में चर्चा करने लेते हैं सर, जैसे प्रेमचंद जी जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उनके साथ बाद में अमृतलाल नागर वो भी साहित्यकार चले गए थे। उनका यही कहना था कि जो हम लिखते हैं उसकी जो अभिव्यक्ति होती है, भाव होता है, वो लिखने में तो आ जाता है, लेकिन जब फिल्म निर्देशक है वो वैसा नहीं आ पाता है। उसमें से कुछ उसके उपन्यास में से, कहानी में से कुछ हटा देता है, कुछ नया जोड़ता है, हो सकता है वो अच्छा भी होता है। तो आज के दौर में वो दौर में चले गए, लेकिन आज के दौर में कितना बड़ा भी साहित्यकार आजकल ये मान लिया जाता है कि उसके उपन्यास में फिल्म हो गई या बेस्ट सेलर हो गया। तो आज तो हर लेखक फिल्म निर्माता, निर्देशक के अनुसार चलता है, पूरी तरह से बोले ये राइट ले लीजिए, ये आपका हो गया, आपको जैसे बनाना वैसा। तो आज उस तरह के आज भी प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार आज भी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं चल पाएंगे। देखिए, हिंदी साहित्य धीरे धीरे बोलने और मंचों से ज्यादा पढ़ने की चीज होता चला है। जैसे पहले आपकी कविताएं बोलने की चीज थी, जैसे हरिवंश राय बच्चन थे, रामदास जी दिनकर थे, और पंडित नरेंद्र शर्मा थे, और शंभुनाथ सिंह थे। बहुत सारे लोग गीत लिखते थे और बोला जाता था। शैलेंद्र भी थे, शैलेंद्र तो कविता बात करते थे ना, तो उनको कवि सम्मेलन से राज कपूर ने पकड़ा था। तो वो हिंदी साहित्य, अब जो वर्ल्ड दुनिया बदली है, वो दुनिया कॉम्प्लिकेटेड हुई है, जटिल हुई है। अब शोषण के खलनायक, जैसे इसको ऐसे समझिए कि पहले के साहित्य में एक नायक होता था, एक खलनायक होता था। यानी कि आप चरित्र बनाते थे रचनाओं में, तो एक आपका नायक है, उसके बरक्स एक खलनायक है। अब हम उस समय में जी रहे हैं जब कोई एक खलनायक बचा ही नहीं, तो आखिर किसके खिलाफ आपने? क्योंकि जब हमारे पूरा समय ही खलनायक के रूप में आपके सामने मौजूद हो, तो साहित्य उसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरह के मेथोडोलॉजी इजाद करता है। तो इसलिए वो दो चीज है। प्रेमचंद की जो सबसे चर्चित फिल्म है जो उन्होंने लिखी थी, वो थी मिल मजदूर, और मिल मजदूर का पोस्टर लगे और जैसे ही मिल मजदूर रिलीज हुई उसको बंद करा दिया गया, उसके पोस्टर हटवा दिए गए। तो इसके बाद प्रेमचंद तो दुखी होकर लौटे ही थे, और सारे हिंदी के साहित्यकार, केवल उसमें जैसे साहिल लुधियानवी और शैलेंद्र, ये सब लोगों ने अपनी बात भी कह दी और उनको निराश भी नहीं होना पड़ा। शैलेंद्र भी तो कम्युनिस्ट मूवमेंट से आए थे और वो भी जनता के पक्षधर थे। अशफाक भी वापस गए, कई लोग वापस गए, उसके लंबी परम, खुद उदय प्रकाश वापस गए, और कई लोगों का, हाँ, कमलेश्वर ने उसको साधा, मनोहर श्याम जोशी ने उसको साधा। तो ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम एक शेर की तरह माध्यम है सिनेमा, और इसको जो लोग सवारी कर पाएंगे वो लोग रहेंगे, जो लोग नहीं सवारी कर पाएंगे वहां जो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आज की जो जनरेशन जो चल रही है, मतलब हमारी नहीं, जो यंग जनरेशन जो चल रही है, जो पढ़ लिख कर मुंशी प्रेमचंद को तो भूल चुकी है, मतलब मुंशी प्रेमचंद, लेकिन इन लोगों को पढ़ने के लिए या इनको दिखाने के लिए कौन सी ऐसी कहानी है कि जो इनको प्रभावित करेगी, इसके ऊपर फिल्म बन सकती है, या ऐसा सब्जेक्ट होगा, ऐसी कोई कहानी होगी तो हमें बताइए। देखिए, एक तो मैं ये नहीं मानता कि नई पीढ़ी प्रेमचंद को भूल चुकी है। एक तो हमारा देश ऐसा है जिसका यथार्थ ऐसा है, जिसमें आप बिना किसी टाइम मशीन की सहायता से, पहली शताब्दी भी हमारे देश में है और 22वीं शताब्दी भी है, तो आप बिना किसी टाइम मशीन पर चढ़े हुए भी आप पहली शताब्दी से 22वीं शताब्दी तक सफर कर सकते हैं। हमारे देश का यथार्थ इतना है, जहाँ सेंचुरी जिसको कहते हैं शताब्दियां साथ साथ जी रही हैं। तो उसमें जो नई जनरेशन के बारे में हम जब वक्तव्य देते हैं कि नई पीढ़ी, हम किस नई पीढ़ी की बात करते हैं? क्या मुंबई के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली नई पीढ़ी, या दिल्ली के डीपीएस की नई पीढ़ी, या मेरे गांव की नई पीढ़ी,
या पश्चिम बंगाल और उधर नॉर्थ ईस्ट की नई पीढ़ी? नहीं, मैं शहर के लोगों की बात कर रहा हूँ। गाँव में तो आज भी लोगों को मुंशी प्रेमचंद मालूम है। मुंबई के अगर यंग जनरेशन की जिनकी उम्र मतलब 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं या 2000 के पहले भी, अगर 95 तक के जिन लोग उनकी पैदाइश है 95 के बाद में, उन लोगों को मुंशी प्रेमचंद सिर्फ नाम मालूम है, उनकी कोई भी किताब या कोई भी कथाएं मालूम देखिए सर, मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि फिल्मों से लिरिक्स जो गायब हो गई उसका क्या रीजन है? बिकॉज उर्दू शायरी गायब हो गई, कविता गायब हो गई, और जब कविता नहीं रहेगी और शायरी नहीं रहेगी तो म्यूजिशियन क्या बनाएंगे और वो क्या गाएंगे? तो ये सब गायब हो गया बिल्कुल। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुबालता है हम लोगों को कि प्रेमचंद को सब जानते हैं, नहीं बॉस, ये नई जनरेशन जो है ना वाकई दूसरे तरीके से अब चल रही है। और दूसरे तो ये जो चीजें पोइट्री गायब हो गई है, शायरी गायब हो गई है, लिरिक्स गायब हो गए हैं। मुझे 20 साल में कोई गाना बता दीजिए जो आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, या हम प्यासा के गाने आज भी गाते हैं, साहिर साहब के गाने आज भी गाते हैं। कोई नया साहिर बता दीजिए मेरे को, नया प्रेमचंद बता दीजिए। मेरे ख्याल से नहीं। जो आपने अभी बताया कि गुलजार साहब ने जो बनाया, लेकिन यहाँ पर एक बात है, प्रेमचंद कहानीकार थे, कवि नहीं थे, एक बात। और आज अगर आप देखें फिल्मों में नहीं, वेब सीरीज में तो वही कहानी मिल रही जो प्रेमचंद की कहानी। देखिए सर, कोई बात नहीं, कोई गाँव है, कोई किरदार है। आपने जो वेब बात सीरीज में देखिए नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही, गुलजार साहब जैसे लोग जो बंदनी बनाते हैं, जो विमल रॉय के असिस्टेंट रहते हैं, इतनी अच्छी फिल्में वो चूक जाते हैं प्रेमचंद को बनाने में। तो कितना बड़ा विडम्बना, कितनी बड़ी विडम्बना है ये आप सोचिए। मैं देख के तो वाकई मैं बहुत ही परेशान हो गया उनकी पूरी सीरीज देख के। और इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बढ़िया बजट था, आराम से कर सकते थे। और नए नए कपड़े पहन के गांव के लोग और वो सब फिल्म सिटी में। सर उसी दौर पे निर्मला कर्मभूमि आई थी, वो खूब चली, बहुत बेहतरीन बेहतरीन थी, बहुत बेहतरीन। अजय मेहरा बनाई थी, बहुत अच्छी चली थी दूरदर्शन में, वही बहुत बड़ा बहुत बढ़िया। आप जिन लोगों से, आप लोग जिस नई पीढ़ी से बातचीत करते हैं और मिलते हैं, वो भले ही प्रेमचंद को भूल गए हों, लेकिन मैं देश में जिस नई पीढ़ी से मिलता हूँ और जाता हूँ, वो लोग नहीं भूले। तो मेरा अनुभव नहीं है ऐसा कि लोग भूल चुके हैं। ऐसा मेरा निजी अनुभव हो सकता है, नहीं, मेरा आपका निजी अनुभव हो सकता है। मेरा सवाल का जवाब आपने दिया नहीं सर। कौन सी ऐसी कहानी है जिसके ऊपर इन लोगों को प्रभावित कर सकते हैं? ऐसी कौन सी कहानी है जिनको मैं अगर कहीं जाता हूँ तो उनको बोल सकता हूँ कि भाई ये कहानी कम से कम पढ़ो तो सही? क्या प्रेमचंद की? प्रेमचंद की प्रेमचंद की सारी कहानियां, नहीं, सारी कहानी तो है, लेकिन कोई उसमें से देखिए क्या होता है। आप कफन पर ले लीजिए। आप उनको बोलिए सेवा सदन पढ़ लें तो आपको हीरा मंडी दिखा। अच्छा, बहुत ही मजेदार बात है। चलिए, मैं एक बात आपको आना है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात हो रही है सर के साथ, बहुत बढ़िया बात हो रही है। ये कभी होता नहीं है इतने खुल के हम लोग। वो चिमटा मुझसे पूछने लगे, व्हाट इज चिमटा? मतलब देखिए, अगर शब्द बदलते हैं ना, जैसे वो एक धर्मवीर भारती की कहानी पर अभी यूनिवर्सिटी में नाटक हुआ, बंद गली का आखिरी मकान। तो उसमें एक भोजपुरी इलाके में ताखा कहते हैं, जो दीवार के काट कर बीच में बनता है, उस पर दिया रखा जाता है, ताखा कहते हैं उसको यहाँ आला कहते हैं दिल्ली के आसपास। तो शब्दों का अपना अलग अलग होता है ना कि किसको क्या कहते हैं। तो चिमटा तो वो सब चीजें जीवन से गायब हो गई है ना, तो वो शब्द कैसे आएंगे, कहाँ से रहेंगे? हामिद का चिमटा उस समय हुआ, और नई पीढ़ी नए शब्द भी ला रही है, सब नए शब्द ला रही है। नहीं, वो अभी है ही नहीं ना, वो यूज में ही नहीं है ना। वो गैस जलाते हैं, नहीं होता है, रोटी उलटने के लिए वही चिमटा तो है। चिमटा तो है, उनके यहाँ नौकर रहते हैं, उनके यहाँ स्टाफ है, वो चिमटा जानते हैं। हमारी मुश्किल है कि हम समाज के 10% लोगों के बारे में और उन 10% लोगों की दिनचर्या को हम जनरलाइज कर देते हैं। देखिए सर, जैसे इस मुंबई की आबादी, आप बोलने तो दीजिए थोड़ा सा प्लीज। आप एकदम बोलने ही नहीं दे रहे। हालत तो ये है कि मैं तो आपकी सारी बात सुनने को राजी हूँ और आप बात ही नहीं सुन रहे। मुंबई में 2 करोड़ लोग रहते होंगे, मुश्किल से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, सिनेमा, टेलीविजन और इंटरटेनमेंट में 10 लाख लोग होंगे। लेकिन मुंबई की पूरी पहचान जो बाहर जाती है वो 1 करोड़ 90 लाख लोगों के जीवन पर नहीं जाती।
है ना? तो हमने क्या किया है अपने मीडिया में, डिस्कोर्स में, बातचीत में, आखिर मुंबई में 1 करोड़ 90 लाख लोग क्या करते हैं और कैसे जीते हैं, तो वो अलग दुनिया है ना। व्यवसाय है, बिजनेस है, तरह तरह के रोजगार है, तरह लोगों का जीवन है। जैसे दिल्ली में पॉलिटिक्स है मान लीजिए, तो दिल्ली में कितने 750 MP रहते हैं, कुछ मिनिस्टर और बाबू रहते हैं। दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी रहती है ना। उसी तरह हम अभ्यस्त हो गए हैं जनरलाइजेशन के। एक चीज हमें कहीं दिखी और हमने उसको सारे देश पर खोल दिया कि ऐसा ही देश है। एक इस पर बहुत अच्छी लोक कथा है। एक राजा था और एक नाई, राजा और नाई की लोक कहानी सुनी होगी आपने कि नाई के पास गाय थी, खूब दूध खाता था और उस सब। तो राजा ने पूछा कि नाई क्या हाल है, तो उसने कहा कि सारा गांव दूध पी रहा है, सारा गांव आनंद से। राजा ने उसकी गाय छीनी, तो उसके बाद पूछा उससे, तो कहा कि सर बहुत कष्ट है, किसी को दूध नहीं मिल रहा। तो नाई ने अपने अनुभव से पूरे गांव का अनुभव बता दिया। तो मैं एक जर्नलिस्ट और एक राइटर के रूप में कम से कम ऐसे करने से बचना चाहूंगा, इसलिए कि यह देश बहुत विविधता भरा है। इसके साहित्य में आप देखिए कि हम लोग जब महाश्वेता देवी से बांग्ला साहित्य पर बात करते थे, MP वासुदेव नायर से मलयालम के साहित्य पर बात करते थे, उसके अलावा आप कारण जी से कन्नड़ नाटकों के बारे में बात कीजिए। उसी तरह मलयालम में अडुल गोपाल कृष्ण से लेकर तक्षी शिव शंकर पिल्लई और सचिदानंद, एक से एक। उसी तरह आप असमिया में जाइए, उसी तरह दूसरे। मैंने सारा देश चूंकि घूमा हुआ है, इसलिए मुझे अंदाजा है कि जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा अपना अनुभव है कि प्रेमचंद को नई पीढ़ी नहीं बोल चुकी है, उसको अलग अलग रूपों में अपने तरह से संस्कारित करके, रूपांतरित करके वो लोग उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। ये मेरा देखिए, शब्दों की जो बात आई है, पुराने शब्द गए, नए शब्द आ रहे हैं। अभी दिव्य प्रकाश दुबे का नाम सुना होगा, IIT पढ़े हुए हैं और बड़ी बड़ी फिल्में लिख रहे हैं। उनकी एक पुस्तक आई है अभी, नमक स्वादानुसार। उसमें मालूम है क्या कहानी है? टट्टी को लेकर है, काली टट्टी, पीली टट्टी, मतलब वो टट्टी समझते हैं आप क्या? आप समझ रहे हैं? बिल्कुल अच्छी तरह वो लोग बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, बोले यार कमाल है यार, तो वो बड़ी कहानी लोग बड़ा मजे लेके पढ़ते हैं जी आप बताइए। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रही थी, जो आपने बात की ईदगाह की और चिमटा से बहुत ज्यादा प्रेरित हुई है। इट्स कम फ्रॉम ओ हेनरी, लाइफ ऑफ मैगाई, राइट? वो आए हैं बाइबल से। तो कहानी का जो मुद्दा है वो सेम है, लेकिन उसका जो शिल्प है और उसका जो कहने का एक अंदाज है, जो शब्दावली है और जो उसको एक बैकग्राउंड दिया गया, वो चेंज हुआ है। सिमिलरली जो आपने कफन की बात करी, एक अगर आप लोग को, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, एक फिल्म आई थी प्रकाश राज की कांचीवरम, उसको नेशनल अवार्ड मिला। इट्स ऑन द सेम थिंग कि एंड मोमेंट पे उनको कफन नहीं मिला, और वो एक सिर्फ वीवर हैं और वो खुद अपनी बेटी के कफन के लिए एक साड़ी नहीं बना पाते। और कफन में यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि फादर एंड सन जो है पियक्कड़ होके अपनी बहू को या अपनी बीवी को कफन नहीं दे पाते। तो शिल्पकार, और जब आप इसको आवरण चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एंड आई बीन अ प्रोड्यूसर एंड आई एम स्टिल अ प्रोड्यूसर, एंड कई बार होता है कि जब मैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी हूँ, कोई अच्छी कहानियां नहीं आती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब मेरे जैसे वहाँ बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप अच्छी कहानियां लाइए। हो सकता है कि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वो कहेंगे ये अभी हम नहीं बना सकते, लेकिन मैं अजीत राय जी से इस बात से जरूर सहमत हूँ कि इस समय मुझे लगता है प्रेमचंद जी हो या हमारे जो पुराने जितने लेखक हैं, राइटर्स हैं, कवि हैं और जिन्होंने ये सब लिखा है, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम सिर्फ इसलिए है क्योंकि लोग जो आज बैठे हैं, एक तो हमारे प्लेटफॉर्म ज्यादा हो गए हैं, जरिया ज्यादा हो गया है। उस चीज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए आपके पास टीवी है, फिल्म्स हैं, वेब सीरीज है, पॉडकास्ट है, छोटे छोटे चैनल्स शुरू हो गए हैं। सो मीडियम्स हम हो, आपको अलाइन करना है कि आपको जो कहानी कहनी है वो सामने वाले को उसके बारे में मैं बता सकूं या उसको कन्विंस कर पाऊं कि आप ये अपनी उसमें ऐड करेंगे तो शायद आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कन्विक्शन ऑल्सो। आप ये नहीं कहेंगे कि उस आदमी से कि आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो आप मेरी बात को नहीं समझेंगे। कितनी बार होता है कि मैं कितने लोगों को या राइटर्स को नहीं जानती हूँ, बट इट इज नॉट नेसेसरी। तो अगर आप अपनी कहानी को लेके जाइए, आप उसके लेवल तक आइए,
अगर वो 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का डिसीजन मेकर आपके सामने बैठा है, उसको नहीं पता है, तो आपको उसके लेवल पे जाके अपनी कहानी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एंड में वो सब्सक्राइबर है, वो 200 रुपए लेके आपकी कहानी आगे जाके सुनेगा, तो आपको उसके लेवल तक लाना ही पड़ेगा। जैसे हमारे बाबा मार्ले लाते थे, तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए, पौराणिक कहानियों पर फिल्में बन रही हैं, उनका तरीका पूरा हॉलीवुड स्टाइल का। भी कल की देखिए 600 करोड़ की फिल्म ये अपनी, अब अपने भारतीय किरदार इतने जबरदस्त है कि अब लोग फिल्म में जब उसको अपना रहे हैं। और इसी तरह से प्रेमचंद की कहानी पर जिस तरह से विश्व स्तर का सिनेमा बनेगा, तो वो भी पूरी दुनिया में वापस कहानी सत्यजीत रे की दोनों फिल्में दुनिया भर में दिखाई जाती है, फेस्टिवल्स में दिखाई जाती है जी। तो इधर से आइए। नहीं हो गया मेरे अच्छा, संजीव मेहता जी क्या प्रेमचंद जी पे ही है ना? बस 2-3 वक्ता है, उसके बाद फिर रफी साहब पर शुरू करेंगे। प्रसाद जी आपको बोलना है सर 9:30 बज गए। हाँ जी, तो प्रसाद जी आप आ जाइए। आना पड़ेगा, आना ही अंदर आ जाओ, यहाँ ठंड हो सभी महान भावों को नमस्कार। ये शाम बहुत ही कमाल की है, बहुत ज़्यादा अपेक्षा लेके मैं इतना नहीं आया था, लेकिन इतनी सारी बातें पता चल रही हैं प्रेमचंद जी के बारे में। और एक मैं भी नॉर्मल से पाठक रहा हूँ, प्रेमचंद जी की चीज़ों को देखता पढ़ता रहा हूँ, लेकिन जब आप एक बार दोबारा से फोकस करके देखते हैं, तब आप ऐसा ना ये एहसास होता है कि यार ये वाकई में क्या कमाल का मतलब सोचते थे, समझते थे, और जिस हिसाब से उन्होंने समाज को ऑब्जर्व किया। क्योंकि रचनात्मक व्यक्ति वही होता है जो कि अपने इर्द गिर्द की चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से रिकॉर्ड करता है, मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो रिकॉर्ड होती रहती है, और जब वो लिखने बैठता है तो वो चीज बाहर निकल आती है। तो आज सुबह ही मैं जब ये हुआ कि आज जाना है और प्रेमचंद जी के इस जन्म दिन के ऊपर, तो मेरी बड़ी पुरानी मैंने कहानी पढ़ी थी, इनकी 2 बैलों की जो कथा थी। मैं उसमें जो है वो कहानी पे घुसने से पहले जो उनकी जो लिखा है, जो उन्होंने भूमिका बांधी है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा बस थोड़ी सी। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध भी आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाय जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार गुलेल कर लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचा दिए गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सदगुणों का इतना निरादर, मतलब ये देखिए कहानी शुरू होने से पहले जो उन्होंने एक अपनी ऑब्जर्वेशन समझो, जिसका अभी वो कहानी पे आए नहीं है, कहानी तो बाद में शुरू होगी। मैंने इस चीज को पढ़ा तो मुझे लगा कि ये अपने आप में कितना, आज बहुत पॉपुलर एक विधा है, स्टैंड अप आर्टिस्ट लोग बहुत तरह तरह के, उसमें यही है कि समाज को ऑब्जर्व करके और अपनी कई बहुत सारे जो शोज हैं, लेकिन वो उस जमाने में भी कहानी से पहले एक तरह का एक स्टैंड अप एक उन्होंने दिया, जिसमें कि बहुत एक बड़ा रोचकता है। हाँ, तो ये बेसिकली वही है, ऑब्जर्वेशन का खेल है, और मेरा नमन है उनको। और रफी साहब के लिए भी बहुत आज दिल में भावनाएं जल रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो हम भावनाओं को रोकते हैं और आगे। धन्यवाद आपके सभी। प्रसाद ने लेखक निर्देशक, आप सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू सर। वैसे तो सर ने
अधिकतर बातें बोल ही दी हैं। जितना सर ने बोला उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए, लेकिन मेरे कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, बीइंग फिल्म लर्नर। पहला सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन मेरा ये है, यहाँ युवा पीढ़ी और प्रेमचंद के बारे में बहुत सारी चर्चा बीच में हो गई। आज हम देखेंगे तो जो युवा पीढ़ी के रोल मॉडल हैं उनमें लेखक शामिल नहीं है, और ये सच है। इसे जितना हम स्वीकार कर लेंगे हमें एक मार्क बनाने में आसानी होगी। एक महत्वपूर्ण बात ये है। और दूसरी बात ये है कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रेमचंद ने जो रास्ता तलाशा अपने को अभिव्यक्त करने का, वैसा रास्ता हम अगर उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म में निकल के आएगा तो वो इम्पॉसिबल है। ये अपेक्षा ही गलत है अपने आप में, क्योंकि प्रेमचंद के समय में उन्होंने लिखने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, अगर मैं सही हूँ तो सर, है ना। आज हम में से कोई भी लिखने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। छोड़ सकता है क्या? तो जब लिखने के लिए अपनी नौकरी आप छोड़ नहीं सकते, और नौकरी आप अगर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके प्रति भी आपका दायित्व है। चाहे हम फिल्म कर रहे हैं, चाहे प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे आप विज्ञापन में काम कर रहे हैं, चाहे आप पत्रकार हैं, वो भी तो हमारा। पर छोड़ना है, छोड़ रहे सिर्फ लिखने के लिए? हाँ। नहीं है। कौन है? बहुत लोग, बहुत नहीं है। आज के टाइम में तो नहीं है। तो मैं बात करें नहीं, मैं जैसे सबने अपने अपने कुछ बिंदु रखे, मैं भी अपने बिंदु रख रहा हूँ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारे प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के कृष्णदत्त पालीवाल, तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कई दशक, मतलब कुछ साल पहले बोली थी, जिसको मैं बहुत अच्छे से आज भी विश्वास करता हूँ। निखिल सजा ने नौकरी छोड़ी है? अच्छी नहीं छोड़े कहीं। नहीं, मैं सामाजिक लेखन की बात कर रहा हूँ। मैं सामाजिक लेखन की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये बात कही थी कि राजनीति के क्षेत्र में जो काम गांधी जी कर रहे हैं, लेखन के क्षेत्र में भारत में वो काम प्रेमचंद ने किया। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि आज राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे पास कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं है जिसको हम फॉलो करके लेखन के क्षेत्र में उतारने की कोशिश करें। ये भी हमारे सामने चुनौती है। तो ये कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने अपनी शेयर करी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपके लोकप्रिय पंडित जी तो फिर आपको सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बोल दिया है। बस इतना कहना चाहूंगा, साहित्य और सिनेमा दोनों एक जैसा नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग विधाएं हैं, दोनों का अलग अलग स्वरूप है। यही बात प्रेमचंद जी के साथ हुई। धनपत राय से नवाब राय, फिर दयानारायण निगम द्वारा उनको जो है प्रेमचंद का जो है नामकरण किया गया, जमाना के जो संपादक थे। उनके लेखन में जो एक ऊर्जा हमें मिलती है वो उनकी दूसरी पत्नी की वजह से मिलती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। हर पुरुष अपनी पहली पत्नी से संतुष्ट नहीं होता है। हमारी पत्नी ये क्या व्यक्तिगत राय है? ये व्यक्तिगत राय नहीं, जितने भी सफल लोगों को आप देखेंगे, दूसरी पत्नी उनके जीवन में जब आई है तभी उन्होंने सफलता प्राप्त की। ओके, चलो दूसरे का इंतजार। प्रेमचंद जी का विवाह 14-15 साल की उम्र में हुआ था।
वो उनकी पत्नी उनसे संतुष्ट नहीं थी या वो उनसे संतुष्ट नहीं थे, वो छोड़कर उनको चली गई थी। फिर इन्होंने जो है शिवरानी देवी जी मर गई दुनिया भर में सुन रहे लोग मुझे पहली पत्नी का नाम जो है बहुत जगह मैंने पढ़ा, उनका नहीं वो देहांत बाद में हुआ था, उनको छोड़ के चली गई थी, वो उनका खर्चा पानी देते थे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और क्यों ये फैक्ट कैसे हो सकता है राय साहब, जो समाज और देश के लिए इतना चिंतित और इतना लगता है, वो पत्नी को कैसे छोड़ देंगे? वो चली गई थी, पत्नी ने छोड़ा। वो उनसे उम्र में बड़ी थी, वो अपनी भावनाओं को पूरी ये भावनाएं नहीं है सर, ये अलग विषय हो गया। मेरी भावनाएं नहीं है। और ये जो मैंने पढ़ा है, जो अगर मेरी आवाज से जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर उनकी पहली पत्नी का नाम उन्हें पता है तो मुझे बताने की क्योंकि दूसरी पत्नी से पता के लिए बोल रहे हैं। शिवरानी देवी जी ने एक किताब लिखी प्रेमचंद धर्म। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ बातें जो है खुल करके आती हैं, और उनकी भावनाओं से प्रेरित होकर वो लिखती भी है कि प्रेमचंद को मैं बोलती थी, आइडिया जो देती थी, उस लोग कहानियां लिखते थे, वो जो है गुपचुप से लेखन करती थी। उनकी पहली कहानी साहस नाम से छपी थी चांद पत्रिका में। उनकी जो दूसरी पत्नी वो भी लेखिका बाद में बनी। उनके बच्चे भी जो है जो हुए 3, श्रीपत राय और कमला देवी, ये सब जो है ये भी जो लेखक बने। खैर मैं उसको नहीं जा रहा हूँ। आप तो उनके साहित्य के बारे में बताओ, परिवार के बारे में बताओ। साहित्य में जो दूसरी शादी से रुचि पैदा करती, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, वही तो उनकी कलम से निकला। शिवरानी देवी जो है बाल विधवा थी। उन्होंने समाज सुधार के लिए अगर लिखा है तो उन्होंने वो करके भी दिखाया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आज के लेखकों में ये बोर्ड सब्जेक्ट था जो बात कर बोर्ड सब्जेक्ट। दूसरी चीज है कि किसी भी जो है प्रतिभा को, किसी भी लेखक को, कलाकार को, कोई भी हो, जीते जी मान सम्मान जल्दी नहीं मिलता। अगर वो बाजारवाद को नहीं समझता है, अपनी मार्केटिंग नहीं कर सकता है, तो उसको नहीं मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज हो गई है। और प्रेमचंद जी जो है अपनी मार्केटिंग नहीं कर पाते थे, ये मेरा मानना है। वो अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बम्बई आते हैं, अजंता सिनेटोरियम को ज्वाइन करते हैं। 8,000 रुपए सालाना, महीने का नहीं, 1 साल में जो है पहली फिल्म लिखी जाती है, तमिल मजदूर बनती है, बैन होती है। उसमें सेंसर बोर्ड नहीं था, लेकिन उद्योगपतियों द्वारा जो समाज के लोग हावी थे वो बैन करते थे। 1909-10 में उनका उर्दू में लिखा हुआ उपन्यास नहीं, 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन की 500 प्रतियां जलाई जाती है। तब उसके बाद जो है वो उर्दू में लिखना बंद करके हिंदी की तरफ जो है उन्मुख होते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं। खैर समय नहीं है, मैं अपनी बातें जो है फिर कभी आप चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा। सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी, उसके बाद फिर रफी साहब के बारे में, सुभाष जी के बाद रफी साहब के बारे में मना करा सर, बोले उसके बाद आप गाना लेंगे रफी जी, उसका राज जी आप एक गाना। तो टेक्नोलॉजी का तो जो आयोजन है ये भूमिका पहले बताते हैं, 2-3 मिनट की भूमिका क्या होता है सुनिए कि अभी आप एक पुराने जमाने की बात है, मतलब आदमी अपनी पत्नी को लेके चलता है और रास्ते में बोलता है भैया ये मेरा दोस्त है, देखो दोस्तों से मिलवाता हूँ। तो दोस्त एक दोस्त के पास जाते हैं तो दोस्त बहुत खातिर करता है और बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद वो दूसरे दोस्त के पास जाता है और वो केवल उससे हाथ मिलाता है और चल देता है। फिर वो अपनी पत्नी को बोलता है कि ये जो दूसरा वाला है ना, ये मेरा खास दोस्त है।
अरे बोले ये खास दोस्त कैसे हुआ? ये तो केवल हाथ मिला के चला गया, ना तुम्हारा खातिर किए, ना कोई बातचीत, ना कुछ नहीं, ऐसे कोई दोस्त होते हैं? तो बोला अभी आज ऐसा करो कि अभी तुम कल उसके बाद दोनों दोस्तों के बाद बारी बारी से जाना और पहले उनको ये बोलना कि मेरे पति को यानी तुम्हारे दोस्त को राजा के सिपाही पकड़ के ले गए हैं और अब आप बताओ क्या करना। तो वो पहला दोस्त बोलता है कि भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को तलवार चलाना नहीं आता, मैं सिपाही कैसे लड़ूंगा, तो मुझे माफ करना। और फिर वो दूसरे दोस्त के पास जाती, वो दोस्त बोलते भैया वो सिपाही पकड़ के ले गए हैं आपके दोस्त को। अरे बोला भैया तलवार निकाली और चलो, साला इन्हें कोई मतलब देर करने की जरूरत नहीं। तो ये जो है प्रेमचंद की बात जो है, प्रेमचंद हर चीज के लिए पॉइंट टू द पॉइंट इतने कैरेक्टर ढूंढ कर लाया और ऐसे कलम चलाई है कि आदमी के दिल में उतरती चली जा रही है। तो अब यार ये देखिए कि प्रेमचंद के बारे में जो उनके सही कलम की ओर व्याख्या करने के लिए यूं समझिए आप कि एक तरफ तो जंगल है और एक गार्डन है। तो जंगल में बेदर्द तमाम तरह के पौधे उगे रहते हैं और गार्डन में क्या होता है, सब पेड़ पौधे छांट के और अलग अलग फूल जैसे बनाए जाते हैं, सुंदर बनाए जाते हैं। तो मतलब क्या है कि बड़े बड़े साहित्यकार आचार्य चतुर्सेन और ये सब हुए हैं, तो वो अपनी कलम से वो साहित्यिक पूरी धारा बहाते हैं, इसके अंदर लोगों को पढ़ने में तो बड़ा साधारण तो समझ भी नहीं सकता है और उसके दिमाग लगता है। लेकिन प्रेमचंद की कलम क्या है, जंगल जैसे। अब जंगल को आप ये अवॉइड नहीं कर सकते, जंगल में सब बेतरतीबी पौधे लगे हुए हैं, कोई बड़ा भी है, छोटा भी है, और कांटे भी है, सब तरह के। लेकिन उस जंगल का भी एक अलग महत्व है। बगैर जंगल के पौधों के आपका जीवन बिल्कुल सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं हो सकता। तो प्रेमचंद की कलम जो है वो कांटेदार और सब तरह की है, तो वो मतलब जीवन को और टच करती। तो प्रेमचंद जो है क्योंकि वो उसकी शुरुआत ही ऐसे हुई थी, और जेल के कैदी के बच्चों को पढ़ाते थे 20 रुपए महीने में, और वहां पे उन्होंने औरतों का शारीरिक शोषण और तमाम देखा। तो उसी टाइम से वो हो गए बिल्कुल कि भाई ये समाज के ऊपर जो भी था, तो उनकी कलम भी विद्रोही हो गई। तो ये जो है प्रेमचंद के तमाम कहानियों पे पिक्चरें बने समकालीन। मतलब भाई प्रेमचंद ने पिक्चर बनाने के लिए भी आया, मजदूर बनाई भी सही, लेकिन क्यों नहीं चले? क्योंकि वो जो ये सही है, सभी लोगों ने बोला भी है कि सिनेमा और कलम का माध्यम अलग है। तो आप ये देखें कि भाई ऐसे अलग अलग माध्यम के लिए, अलग अलग बातों के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं आपस में लड़ते चल जा रहे हैं। वो अभी ये फिर एक मुसाफिर हसीना पिक्चर थी, उसके संगीतकार थे O.P. नैयर और डायरेक्टर थे राज खोसला। तो राज खोसला की आदत थी कि वो संगीत में जो अपना कुछ न कुछ दखल देते, तो O.P. नैयर ने बोला आप अपना काम देखिए, आप डायरेक्टर हैं, आप हमको ज्यादा राय मत दीजिए। क्यों? क्योंकि आप संगीत जानते हैं और इधर डायरेक्शन नहीं जानते। तो ये जो चीजें हैं हमेशा टकराती। जो कलम का धनी है वो संगीत और सिनेमा के बारे में जरा व्याख्या और उसके साथ समझौता नहीं करता है, तो नहीं चलेगा। अब आप ये देखिए 10 बार कि ये कलम में लिखना पड़ेगा कि ये सारा आसमान लाल था, पीला था, ऐसा। लेकिन दृश्य माध्यम सिनेमा में खाली कैमरा चलाया, वो देखिए सब चीज आ गई, दृश्य उसको देख 1 मिनट में सब समझ में आया। लिखने का, पढ़ने की सुनने जरूरत नहीं। तो प्रेमचंद उसमें फिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन वो साहित्यकार हो गया। धन्यवाद। हम रफी साहब के लिए कुछ हमारे गाने हैं, तो गायक संजीव का राजीव गाने हैं, जो भी फिर राजेश जी हैं और एक फिर आप फिर आभार। चलिए मुझे केशव भी थोड़ा सा जल्दी फ्री कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ तो आप गाना गाकर जाइए जी। हाँ पहले आप ही शुरू कराओगे, आइए। अच्छा आइए ना, ठीक है अभी तो साथ में रहना, गारंटी है कि ये ताली जरूर